थ्योरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या था वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि एक ऐसी ऐसी टेक्निक है जो परमानेंट चलती रहती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, एक स्टूडेंट के बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है। तो उसी तरीके से हर ने अपनी अपनी लर्निंग थ्योरी को डिस्क्राइब किया। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में पहले ही बता चुकी हूँ, पाउलो ने दिया था, जिसने उसका एग्जाम्पल दिया था डॉग का, कि स्टिमुलस वर्ड इसने यूज किया था, ठीक है। वहीं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, जो रैट को जो करंट दिया था वो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था कंडीशनिंग के लिए। तो इसने जो वर्ड यूज किया है वो यूज किया है आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का। देन थर्ड है इस कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का क्या मतलब समझते हो आप? कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी मीन्स व्हाट? कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? थिंकिंग। बुद्धिमत्ता, यस। बुद्धिमत्ता, ठीक है, इंटेलिजेंसी। तो ये आप पॉइंट लिख लो, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी गिवन बाय जीन पिगाटे, JEN जीन, जीन पिगाटे। कुछ थ्योरीज अब मैं आपको लिखवाऊंगी भी, ठीक है। जीन पिगाटे, PIAGE एंड जीन पिगाटे एंड डेस्कार्ट्स, DESCARTES, ठीक है। अभी क्या लिख रहे हैं मैं, देखो थ्योरीज आपको बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है। जस्ट टू मेक यू क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर थ्योरी, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स लिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि जैसे ही आपको पढ़ोगे आपको उसका क्रक्स समझ में आ जाएगा कि थ्योरी क्या कह रही है। तो लिखो, जो जीन पिगाटियो डिस्कार्ड्स क्या बोलता है, इट मीन्स एन इंडिविजुअल थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, it means an individual thought, understanding, knowledge of interpretation, or ideas about his environment and himself, ठीक है। सेकंड लिख लिए पॉइंट, रिपीट करना है क्या? मैम अबाउट हिज एनवायरनमेंट। एंड हिमसेल्फ। ओके मैम। सेकंड पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू कंस्ट्रक्टिव एंड थॉट प्रोसेस by memory or practice, मैम कंस्ट्रक्टिव and active and thought process by memory and practice। ठीक है, लिख लिया। यस मैम। लर्निंग, हाँ थर्ड पॉइंट लिखो, लर्निंग हैपन विथ इंटरनल थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में जो जीन पिगाटे और डेस्कार्ट्स है वो क्या कर रहा है कि एक इंसान या एक स्टूडेंट और एनीवन वो कैसे लर्न करता है, वो जब उसके इंटरनल से चीजें आती है ना तब वो लर्न करता है, ठीक है। कई कई चीजें कई बच्चे खुद सीखते हैं। आप किसी को कितना भी सिखाने के लिए कोशिश करो, लेकिन जब तक आपके उसके अंदर से चीजें नहीं आएंगी, जब तक कि उसका इंटरनल प्रोसेस थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए, वो नहीं सीखता है। बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में एग्जांपल देख लो, ठीक है। कभी कभी जब आप टीन एज में होते हो तो आप लोगों के सबसे बड़े दुश्मन हमारे माँ बाप कहला जाते हैं, ठीक है। और दुनिया सब समझाती है, इवन मदर फादर भी इस बात को समझाते हैं, बट आप लोग नहीं समझते, क्योंकि उस समय आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, इंटरनल जो चीजें होती हैं उतनी डेवलप्ड नहीं हो चुकी होती। लेकिन जैसे जैसे टाइम आता जाता है, जैसे जैसे आप उस एडोसेलेंट स्टेज से 19 क्रॉस करते 2021 तक आते हो, उस समय तक आप कॉलेज जाने लगते हो, आपकी मेच्योरिटी लेवल डेवलप हो चुका है। तो कुछ चीजें क्या होती हैं, आप अपने आप आपके आपके मन से ना एक इमोशनल फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। यू स्टार्ट शेयरिंग द थिंग्स विथ योर मदर, विथ योर फादर, विथ योर बेस्ट वन। तो आपको रियलाइज होता है कि योर मदर एंड फादर हाउ मच इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है।
वो चीजें आपको एक सेकंड रखिए ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसकी एक लाइन है आंसर कि इंसान खुद अपने आप से सीखता है। जब तक कि उसकी इंटरनल चीज, जैसे कई बार होता है कहीं छोड़ दो उसको, छोड़ दो, जब इसका मन होगा तभी अपने आप चीजें करेगा, होता है ना। वो स्टेटमेंट ये आपकी कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी पे आती है। फिर हमारी फोर्थ है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? एल्बर्ट ने दी है, एल्बर्ट बंडूर। देखो, गिवन बाय द एल्बर्ट बंडूर, बंडूर ALBERT, ALBERT, एल्बर्ट बंडूर, BANDUR, बंडूरा। ठीक है, ये क्या कहते हैं लिखो, ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। ठीक है, लर्निंग हैपन बाय ऑब्जर्विंग पेरेंट्स, मॉडल, टीचर्स, मोशंस, पिक्चर्स, पीयर ग्रुप, टीवी, एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? अल्बर्ट बंडूर क्या कह रहा है कि जो एक लर्निंग टेक्स प्लेस वॉट एवर ही इज ऑब्जर्विंग इन हिज सराउंडिंग्स। ठीक है, जैसे जैसे सराउंडिंग्स में वो देखता है, एक एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा है एंड ही इज अ सीनियर बट ही इज नॉट एबल टू क्रॉस द रोड। उस स्टूडेंट ने या बच्चे ने कभी किसी को देखा कि अगर ऐसे लोग हैं तो उनको क्या करना है, ट्रैफिक को रोक करके उनका हाथ पकड़ करके रोड क्रॉस कराना है। तो वो चीज उसने कैसे देखी? इट हैपेंस इन हिज सराउंडिंग बिकॉज ही वाज स्टैंडिंग ओवर देयर और ही वाज आल्सो वेटिंग टू स्टॉप द ट्रैफिक एंड देन ही वांट टू क्रॉस द रोड। तो वो उसने देखा, तो उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम उसके सामने कोई ऐसी कंडीशन आई तो व्हाट ही डिड द सेम थिंग। उसने ट्रैफिक को एक हाथ से होल्ड कराया एंड देन ही हेल्प द सीनियर पर्सन टू क्रॉस द रोड बिकॉज ही इज नॉट इन दैट कंडीशन कि इतने ट्रैफिक में वो चीजों को रोक पाए। तो वो क्या हुआ, वो यही कह रहा है सोशल लर्निंग थ्योरी कि आप क्या करते हो, जो अपने आसपास देखते हो, आपके जो पेरेंट्स करते हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं, आपके एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, आप किस माहौल में पढ़ रहे हो, आप किस कैसे स्कूल में पढ़ रहे हो, वो चीजों को आप देखते हो, उनको ऑब्जर्व करके यू आर लर्निंग द थिंग्स। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, उनके हर क्लास में हर टीचर आता है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का। वो हर एक टीचर का नेचर को ऑब्जर्व करते एंड देन वन डे ही केम टू द कंक्लूजन, दिस मैडम इज वेरी गुड, दिस मैम इज वेरी गुड, राइट। वो कंक्लूजन उनके पास कैसे आता है? बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग द थिंग एंड विद देयर ऑब्जर्वेशन दे लर्न द थिंग्स। एंड वो चीजें उन्होंने कब लर्न की? कि कभी हमारे सामने किसी ने, उनके पेरेंट्स के सामने किसी ने गुस्सा किया और पेरेंट्स ने बात की, यार ये तो बड़ा गुस्से गुस्से प्रवृत्ति वाला बंदा है। तो क्या हुआ कि उनके स्टेटमेंट आ गया कि whosoever is टॉकिंग इन अ वेरी लाउड साउंड, इट मीन्स कि वो गुस्से वाला बंदा है।
ठीक है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी इज इक्वल टू योर ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, एंड फ्रॉम वेयर ही इज ऑब्जर्विंग द थिंग्स, फ्रॉम हिज एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ द थिंग्स, राइट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? नहीं। अब जो थ्योरी ऑफ लर्निंग में जो मेन चार थ्योरी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ थ्योरीज व्हिच वी विल कंक्लूड, so you have to write it down, the theory of multiple intelligence लिखो। theory of multiple intelligence, I think I have mentioned somewhere also। theory of multiple intelligence, ठीक है, ये लिख लिया आपने पॉइंट। इसमें लिखो गिवन बाय डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर, हॉवर्ड HAWARD, हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है। कौन है ये? प्रोफेसर है एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। he said there are 8 different intelligence, there are 8 different intelligence accordingly you are learning the things, ठीक है, समझ गए? पहला लिखो लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज वाला लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ब्रैकेट में लिखो वर्ड स्मार्ट, WORD, वर्ड स्मार्ट, ठीक है, ठीक है, पहला लिख लिया। सेकेंड लिखो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ब्रैकेट में लिखो नंबर और रीजनिंग स्मार्ट। थर्ड लिखो स्पेशल इंटेलिजेंस, जो पिक्चर वाला स्पेशल होता है ना, SPACIAL, स्पेशल इंटेलिजेंस, पिक्चर स्मार्ट। फोर्थ इज बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडी स्मार्ट। मैम बॉडीली क्या? काइनेस्टिक, काइनेस्टिक वो बॉडी मूवमेंट होता है ना, किनेसियोलॉजी, काइनेस्टिक, ठीक है। देन फिफ्थ इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक स्मार्ट। फोर्थ इज सॉरी सिक्स्थ इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो पीपल स्मार्ट होता है। सेवेंथ इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। सेल्फ स्मार्ट, स्मार्ट, ठीक है। एट्थ इज नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, नेचर स्मार्ट। मैम इंटरपर्सनल का कौन सा है ब्रैकेट सेल्फ में? स्मार्ट, सेल्फ स्मार्ट, नहीं नहीं मैम, इंटरपर्सनल वो इंटर। पीपल स्मार्ट। ओके। और एट्थ नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, जो नेचर स्मार्ट होता है, ठीक है। अब मैं इसको समझाती हूँ आप लोगों को। ये क्या कह रहा है हार्वर्ड के जो बंडू, ये कौन है, हार्वर्ड गार्डनर कह रहे हैं कि मतलब देर आर 8 टाइप ऑफ, मतलब जो भी संसार में लोग रहते हैं उनकी इंटेलिजेंसी इन 8 लेवल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। देर आर वेरी फ्यू हु आर वेरी गुड इन देयर लिंग्विस्टिक, मतलब दे आर यूजिंग अ वेरी स्मार्ट वर्ड while communicating because they have that much intelligence, और वो क्या करते हैं, क्विकली उन चीजों को पकड़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताऊं, आप लोगों को अगर याद हो तो एक टाइम पे बोनविटा क्विज कॉन्टेस्ट आया करता था, कभी देखा? बोनविटा क्विज कॉन्टेस्ट आया करता था, और आज भी आता है बट विद डिफरेंट नेम।
जिसमें क्या होता है 8th 9th क्लास के बच्चे जो है वहां जाते हैं एंड दे गिव देयर आंसर्स, तो वो क्विकली वन वर्ड्स को पकड़ते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि स्कूल के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जिनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है उनको वो नहीं भेजते हैं। ठीक है, जिनका वर्डली नॉलेज बहुत अच्छा है, जैसे बोलते हैं ना तुम वर्ड बड़े अच्छे अच्छे यूज करते हो, है ना। और अगर उन वर्ड्स को, कई बार होता है ना कि कई वर्ड्स की मीनिंग हमें नहीं समझ में आती है, बिकॉज दे हैव द लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दे क्विकली कैच देयर वर्ड्स। ठीक है, देन सेकंड क्या, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। कई लोगों का मैथ रीजनिंग कितना अच्छा होता है, हम कहते हैं ना मैम हमारा ना मैथमेटिकल अच्छा नहीं है, डीआई में हमें बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज हम डीआई को क्विकली नहीं लर्न कर पाते हैं। लेकिन देयर आर फ्यू जिनको एक बार बोला नहीं, क्वेश्चन देखा नहीं, उनको लर्निंग हो जाती है। ठीक है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि वो उनकी वो लर्निंग स्टाइल एक्टिवेट रहती है। फोर्थ वन इज स्पेशल इंटेलिजेंस, पिक्चर स्मार्ट। कई लोग पिक्चर देख के बता नहीं देते ये कहाँ का पिक्चर होगा। आप देखोगे आजकल की जो सीनरीज बनती हैं, जो पेंटिंग्स होती है, वो दे आर नॉट द फुल पेंटिंग, बट वो शेड करके पेंटिंग होती है। लेकिन जो स्पेशल इंटेलिजेंस बच्चा होता है या जो भी पर्सन होता है, उसको पिक्चराइजेशन बड़ी इजिली कर लेगा कि ये किस चीज की पेंटिंग है। हमारे लिए तो जैसे हम लोगों को पेंटिंग का नॉलेज नहीं है, तो जैसे वॉट एवर द कलर्स दे आर स्प्रेडिंग ओवर द पेंटिंग्स, तो वो हमारे लिए तो जस्ट स्प्रेडिंग ऑफ कलर्स है, बट जो उसका पिक्चराइजेशन समझ पाता है, जिसकी वो इंटेलिजेंसी है, जिसने वो चीजें लर्न करी है, वो उन चीजों को बहुत क्विकली समझ आएगा कि ये जो है ये पिक्चर बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, देन फोर्थ वन इज बॉडीली और काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। मतलब अगर आप कोई चीज बॉडी मूवमेंट करके कह रहे हो, आईज मूवमेंट करके या नेक मूवमेंट करके या हैंड मूवमेंट करके, लेकिन जिसके पास वो इंटेलिजेंसी नहीं है और जिसके पास इंटेलिजेंस है, वो चीजों को क्विकली लर्न कर पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। जैसे ना कि बार बार अगर मान लो एक बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, और मान लो आपके बगल में कोई लड़का खड़ा है एंड वो आपको परेशान कर रहा है, बट somebody इज वॉचिंग, सम फ्रेंड और नॉट एग्जैक्टली फ्रेंड, somebody इज वॉचिंग, वो उसके बॉडीली मूवमेंट को समझ गए कि वो आपको परेशान कर रहा है, एंड द सेम पर्सन वो आपको क्या कर रहा है, विथ योर नेक मूवमेंट और विथ योर आई मूवमेंट और विथ योर नेक रोटेशन, वो आपको अपने पास बुला रही है। बट इफ योर बॉडीली और काइनेस्टिक लर्निंग इज नॉट दैट मच, इंटेलिजेंस उतनी नहीं होगी, तो आपको लगेगा ये क्यों मेरे को बुला रही है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप समझ जाओगे, तो वो ऐसे कहेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, तो आप वहां मूवमेंट कर लोगे, या जैसे यू कम सीट इज देयर, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करे, वो हैंड मूवमेंट हो रहा है। काइनेस्टिक और बॉडी का क्या रहता है कि बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू आप चीजों को लर्न कर रहे हो, आप लोगों की चीजों को समझ रहे हो। म्यूजिक इंटेलिजेंस, हमें म्यूजिक का गिटार बजाना नहीं आता, लेकिन जिसमें ये इंटेलिजेंसी होगी वो फटाफट से म्यूजिक के सारे सुरों को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जैसे कई लोग कहते हैं ना यार आपका पीआर बड़ा अच्छा है। पीआर बड़ा अच्छा क्यों है, क्योंकि अवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज वेरी गुड, we quickly understand or learn the behavior of a स्टूडेंट हो गया, बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। मान लो कोई बंदा खड़ा है, उसने आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी चीजों से आपको लगा है इसको कोई परेशानी, लेट गो एंड देन टॉक। ठीक है, उसकी चीजों को समझ गए, या बार बार फोन कर रहा है या मैसेज कर रहा है, वॉट एवर दिस, तो वो क्या है, आपका पीआर बड़ा अच्छा है, वो इंटेलिजेंसी बड़ी अच्छी है, और ऐसे कई लोग लर्न कर लेते हैं। देन इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, इंट्रापर्सनल इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में, इंटरपर्सनल में क्या होता है कि हम कम्युनिकेशन करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ। इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, यू आर जस्ट टॉकिंग टू योर डिवाइन। आप इमेजिन यू आर सिटिंग इन द टेम्पल, और आप वेनेवर, आप जब भी परेशान होते हो, आपके लव्ड वन जो भी थे वो शायद अब नहीं है, या फिर जिन भी गॉड को आप मानते हो, यू आर गोइंग टू द टेम्पल, यू जस्ट सिटिंग ओवर देयर एंड जस्ट आप अपने आप चीजें मैनेज करते हो। कई बार होता है ना, कई लोग परेशान होते हैं मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, कई लोग परेशानी हो जाती है, वो लोग क्या करते हैं, मंदिर में बैठ जाते हैं, और एक टाइम के बाद ईश्वर जो तुम कर रहे हो तुम्हारी इच्छा, तो उनका वो इंटेलिजेंसी क्या है। और एक चीज ऐसी होती है ना कि अरे ये चीज हो गई आपके लिए तो बड़ी घटना थी, लेकिन जो थर्ड पर्सन, जिसका इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस काफी स्ट्रांग है, उसका क्या है, क्योंकि उसको जो देखने का जो नजरिया वो दूर है, इसमें शायद कुछ अच्छा होना होगा या इससे भी बुरा हो सकता था। ठीक है, तो वो क्या है, वो डिवाइन पावर है जो उनको चीजों को समझने की देता है। हम गिर गए, हमें लगा यार ये हमारे साथ ही क्यों होता है, लेकिन वही जिसका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे, वो क्या आएगा, बड़ी दुर्घटना होने से हम इतने में ही अच्छे से निपट गए,
अगर बड़ी दुर्घटना हो जाती तो क्या हो जाता। ठीक है। देन नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, नेचर मतलब जैसे जैसे चीजें आती जाती है आपके एनवायरनमेंट में, वैसे वैसे आपकी लर्निंग होती जाती है। ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने। ही सेड कि 8 तरीके से इंसान जो है वो लर्न करता है चीजों को। ठीक है। और विच आर द दीज 8, कौन कौन से हो गए आपके, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल एंड रीजनिंग, स्पेशियल, बॉडीली, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, म्यूजिक एंड नेचर। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बच्चों। अब एक हमारी थ्योरी आती है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये आपको बुक में पूरा अच्छे से दिया होगा, अगर किसी को मिल रही है तो देखो, नहीं तो मैं आपको अब समझाती भी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी किसने दी, अभी मैंने आपको बताई थी, जीन फिगाटे ने दिया था। ठीक है। जीन फिगाटे ने दिया था, और जीन फिगाटे कह रहा है कि देर आर 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। अगर मैं कह रही हूँ कि एक इंसान की जब तक अंदर की चीजें नहीं आएगी, इंटरनल नहीं आएगी, वो चीजों को लर्न नहीं करेगा। ठीक है। जीन फिगाटे ये कह रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि एक इंसान का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, और वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, लिख लो, लिखना है तो, वैसे बुक में बहुत अच्छे से दिया भी है, लिख लो, फिर बुक में ढूंढ लेंगे अपने क्लास में। ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज सेकंड, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि कॉग्निटिव लर्निंग क्या कहती है। ठीक है। मैं कहती हूँ इसकी इंटेलिजेंस ही बहुत अच्छी है, इसके मन से आ गया कि मदर फादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसके मन से आ गया कि दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसके मन से आ गया सिंपैथी करनी चाहिए, इसके मन से आ गया कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। पर ये जो चीजें आई हैं, इनके लर्न करने की भी आपकी एक स्टेज होती है। ठीक है। वो स्टेज, पहली स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। और सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, बर्थ से लेकर के 2 साल तक की एज की होती है। पॉइंटर लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, ये स्टेज कौन से तक की चलती, बर्थ से लेकर के 2 इयर्स तक। लर्निंग थ्रू बेसिक एक्शंस सच एज सकिंग एंड ग्रासिंग। छोटा बच्चा क्या करता है, उसको हम सिखाते हैं, यू हैव टू सक दिस, यू हैव टू टेक दिस थिंग। ठीक है। ग्रैप्सिंग, तो वो ऐसे चीजों को लर्न करता है। आप एक 6 महीने के बच्चे को जूस पिलाओगे स्ट्रॉ से, वो नहीं पी पाएगा, लेकिन अगर वही बच्चा 2 साल का हो गया तो वो जूस से, वो स्ट्रॉ से सक कर लेगा, बिकॉज क्योंकि उसको हमने धीरे धीरे सिखाया है। ठीक है। इसमें लिखो, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज, children at this stage tend to be egocentric, tend to be egocentric and struggle to see things from perspective of others. समझ गए ये लाइन। इस स्टेज में वो क्या करता है, वो चीजों को देखता है, वो चलने की कोशिश करता है, क्रॉलिंग की करने की कोशिश करता है। हम जो खाते हैं, आप देखो छोटे बच्चों को, जब आप 1 साल के बच्चे हैं, 1.5 साल के, जब आप उनके सामने बैठ के कुछ खाते हो तो उनका ना माउथ एक्सप्रेशन कभी देखना, कभी छोटे बच्चे को, हम ये ऐसे से करते हैं, दे वांट्स, वो अपने आप चीजों को ना स्ट्रगल करते हैं। वो क्योंकि जो चीजें देखते हैं वो उनको परेशान तो करते ही, वांट्स टू लर्न। और वो चीजों को देखते देखते क्या करते हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव से लर्न करने की कोशिश करते हैं उस समय में। उस समय हम क्या करते हैं, अगर कोई कोई चीज रखते हैं, मान लो हमने फ्रूट काटा, ठीक है, और वो चाकू वहां पे रखी हुई है, और वो चाकू पे हाथ लगाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, नहीं 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 हाथ नहीं लगाना, हट 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 हट, ऐसे करते हैं ना। तो वो क्या कर रहा है कि उस समय उसके लिए, क्योंकि उसमें समझ तो सारी होती है पर वो बोल नहीं पाता, तो इस वजह से क्या करता है कि वो चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो हम उसको जो सिखाना चाहते हैं वो उसको लर्न करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। ठीक है। ये स्टेज समझ आ गई। सेकेंड स्टेज लिखो, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज है आपकी एज 2 से लेकर के 7 तक की। अब आप खुद इमेजिन करो, जब 2 साल से 7 साल का बच्चा कैसा होता है, वो छोटे छोटे वर्ड्स बोलना लर्न करना शुरू करता है।
और उन वर्ड्स को लर्न करके यूज करना भी शुरू करता है, पिक्चर्स को प्रेजेंट करना शुरू कर देता है। ये अनार है ना मम्मा, ये वाटरमेलन है ना, वो क्या होता है, क्योंकि 2 साल तक की उम्र में हमने उसको जो जो सिखाने की कोशिश करी, वो चीजों को देख करके चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा है। 2 साल के बाद क्या, वो धीरे धीरे दो दो वर्ड्स, अब हम उसको, मान लो मैं उसको अब लिखाना सिखाऊं, तो मैं इसको बोलूंगी अ प्लस ब इज इक्वल टू अब, तो वो उस अब को लिखेगा। और फिर धीरे धीरे वो लिख करके अब वो एक सेंटेंस बनाएगा, अब घर चल। ठीक है, 7 ईयर, अब घर चल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इस तक वो धीरे धीरे क्या करेगा, वर्ड्स को यूज करेगा, और यूज कर मतलब लर्न करेगा, लर्न करते करते धीरे धीरे वो वर्ड्स को यूज करना शुरू करेगा। और उस पिक्चर्स को देखेगा, पिक्चर्स में क्योंकि आजकल ना ये काफी चीजें ना स्कूलों में ऐड होने लगी है, कि अप टू द 7 to 8 ईयर्स तक के बच्चों को ऐड ऑन कराना है, ताकि उनका कॉग्निटिव अच्छा डेवलप हो जाए। तो क्या किया, एक पिक्चर रख दिया, और उस पिक्चर्स में आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया। घर पर डैश कलर रंग है, और बच्चे ने देखा ये लाल कलर है, लाल रंग है। ठीक है, यहाँ सूरज डैश की किरणें फैल रही हैं, सूरज की किरणें फैल रही हैं। तो क्या हुआ, इस स्टेज में वो वर्ड्स को भी पढ़ रहा है, साथ साथ में उन वर्ड्स को जोड़ करके सेंटेंस भी बनाना सीख रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? देन थर्ड स्टेज आपकी कौन सी आ गई, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, ये आपकी आती है 7 से 11 ईयर्स तक की। अब 7 ईयर्स से 11 ईयर्स तक के बच्चे क्या करते हैं, लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। वो अब उनका मेंटल इतना डेवलप हो चुका होता है कि किसी टाइम अगर हमने प्लस गलत कर दिया, तो वो कहेगा ये आपने गलत कर दिया, 7 + 4 मम्मा 10 नहीं होता है, 11 होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो कंक्रीट लेवल है, जो थिंकिंग है, वो लॉजिकल लेवल पे आना शुरू हो गई है। ठीक है, देन आता है फॉर्मल ऑपरेशन, जो 12 साल से अप टू द एज तक चलता ही रहता है। इसमें क्या है, बिगिनिंग टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स। अब 12 साल तक का लेकर के आप अपने आप को डेवलप करते रहते एज वाइज। तो धीरे धीरे क्या होता है, आप लॉजिकल को लगाते 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 आप अपनी चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हैबिट आ चुकी होती है। आप हर प्रॉब्लम के लिए किसी और के पास नहीं भागते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खुद निकालना शुरू कर देते हो। और यहाँ से क्या होता है, आपकी डिडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग शुरू हो जाती है। डिडक्टिव और इंडक्टिव मैंने उस दिन समझाया भी था आप लोगों को, समझाया था ना? डिडक्टिव और क्या होता है, डिडक्टिव और इंडक्टिव समझाया था कि नहीं समझाया था? यस मैम। याद है कुछ? डिडक्टिव में क्या था? स्पेश जनरल टू स्पेशल, पर्टिकुलर जनरल टू जाते हैं। पर्टिकुलर, हाँ। हाँ, तो लार्ज टू स्मॉल जाएंगे, स्मॉल टू लार्ज जाएंगे। लार्ज टू स्मॉल, लार्ज लार्ज टू टू स्मॉल। लार्ज टू स्मॉल जाएंगे ना। इतना धीरे क्यों बोल रही हो? कॉन्फिडेंस नहीं है, हैं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपका धीरे धीरे चीजों को आपने बड़े बड़े लेवल से छोटे छोटे लेवल से लगा, और फिर आपकी लाइफ में चाहे बड़ी प्रॉब्लम आए, छोटी तो खैर आएगी नहीं, क्योंकि और जो प्रॉब्लम उस एज में आएगी वो अब आपके लिए बड़ी ही रहेगी। तो आप क्या करोगे, चीजों को लर्न करना शुरू कर चुके हो। ठीक है, और ये जो स्टेजेस है वो किसने दी है, ये स्टेजेस जो है कॉग्निटिव लर्निंग में, जो हमारा कौन था कॉग्निटिव लर्निंग का, जीन पिगाटे और डेस्कार्ट्स, उसने दी है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब तक आपकी इंटरनल चीजें नहीं आती हैं। और इंटरनल चीजें कैसी आती हैं, मेंटल डेवलपमेंट के साथ। और उस मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके लिए इसने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, सेंसरी मोटर, ऑपरेशनल, फॉर्मल, और कौन सी है, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, अब एक लिखो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, दैट इज द सोशल लर्निंग थ्योरी थी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, अल्बर्ट बंडूर ने दी थी, और सोशल डेवलपमेंट थ्योरी डिफरेंट है। ठीक है, ये किसने दिए, लेड वोट्स के, एल ई लेव, LEV लेव। ठीक है, VYGOCSKY। ठीक है, SKY। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में लिखो, एक चीज लिखो, इट स्टेट्स every function in the child cultural development
इस पॉइंट को काटो बच्चों, मैं थोड़ा दूसरे लिखा रहा हूँ, ये फिर आपको थोड़ा टफ हो जाएगा। लिखो इसमें, डेवलपमेंट इन चाइल्ड हैपेंस एट 2 लेवल। ठीक है, और वो 2 लेवल कौन कौन से हैं? एरो करके लिखो, वन इज सोशल लेवल और अदर इज इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, सोशल लेवल और इंडिविजुअल लेवल। लिख लिया? ही हैज गिवन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल PRO, जो प्रॉक्सी होती है ना, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को उसमें करना। ठीक है, अब इसमें लिखो मोर इंटरेक्शन विद सोसाइटी, मोर इंटरेक्शन विद सोसाइटी, मोर डेवलपमेंट। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट लिखो, फुल डेवलपमेंट ऑफ ZPD। ZPD का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन फुल सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, समझ गए? मैम फुल हाँ, डेवलपमेंट ऑफ डिपेंड्स अपॉन फुल डेवलपमेंट ऑफ ZPD। ZPD का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट डिपेंड्स तो अपॉन, डिपेंड्स अपॉन फुल सोशल इंटरेक्शन। अब जोन ऑफ, ये बनाओ, सर्कल बनाओ, एक तो बड़ा सा सर्कल बनाओ। ठीक है, एक बीच में 3 सर्कल बनेंगे। ठीक है, और एक इस सर्कल के बाहर लिखो, ये जो लास्ट वाला सर्कल है, वे व्हाट आई कैन नॉट डू, व्हाट आई कैन नॉट डू। ठीक है, बाहर वाले के अंदर। ठीक है, सेकेंड ये जो, ये वाला जो सर्कल है उसमें लिखो व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प। और जो बिल्कुल छोटा वाला सर्कल है उसके अंदर लिखो व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू। ठीक है, व्हाट आई कैन डू। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कह रही थी कि जितना ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन करता है उतना ज्यादा वो लर्न करेगा। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी क्या कहती है कि एक इंसान जितना ज्यादा इंटरेक्शन करता है उतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट होता है। एक स्टेज होती है यहाँ तक कि जो कुछ काम आप कर सकते हो, जहां पे आपको किसी की जरूरत नहीं है सोसाइटी में, वॉट एवर यू कैन डू। ठीक है, तो आपका जो दायरा है वो इतना ही है, इतना। जैसे सपोज करो कि मुझे पढ़ाना है, मैंने पढ़ाया, मुझे अगर पढ़ाना है तो PPT आई कैन प्रिपेयर बाय माय ओन, राइट। सेकेंड स्टेज आ गई कि इस PPT तो है, लेकिन क्लास, अगर क्लास की एकेडमी की मार्केटिंग करनी है तो विच आई कैन डू, बट आई नीड द हेल्प ऑफ somebody else who is specialized in the marketing, right, who can understand the scenario of what is going on in the society or in the environment। तो ये सर्कल क्या हुआ कि मुझे इसको काम करने के लिए किसी ना किसी की जरूरत पड़ी ही है। ठीक है, कुछ चीजें हैं, जैसे सपोज करो, आप लोगों का घर का एग्जांपल देती हूँ, मैगी आप बना लोगे, इसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर आपको शाही पनीर बनाना है, यू नीड द हेल्प ऑफ योर मदर, आदर वर्बली और आदर विथ द इंग्रेडिएंट्स, और आदर टू टीच यू कि उसको बनाना कैसे। ठीक है, आपने पनीर तो सब बना लिया, लेकिन इसके लिए क्या किया, आपने मम्मी को फोन किया, मम्मा
शाही पनीर में जो इतनी बढ़िया ग्रेवी होती है वो कैसे बनती है? तो आपको मम्मा ने बनाया, ये करो, ये इंग्रेडिएंट डालो, आपकी बन जाएगी। आपने शाही पनीर बना लिया, बट आपने क्या किया, आपने यू हैव टेकन द हेल्प ऑफ योर मदर। ठीक है, ये हेल्प आप अपने फ्रेंड सर्कल से भी ले सकते हो, यूट्यूब से भी ले सकते हो। इट मीन्स कि आपने क्या किया, अपने काम को कंप्लीट करने के लिए यू आर इंटरेक्टिंग विद समबडी। इंटरेक्शन हो गया, चाहे वो मदर के साथ हो, चाहे यूट्यूब के साथ हो। यूट्यूब में आपका भले ऑनलाइन है, बट somebody else has posting that video, और आपने उसको देखा तो आपने उसकी बात मानी। फिर एक सर्कल ऐसा आता है कि अब कुछ काम ऐसे हैं कि आप कर ही नहीं सकते हो, आपको अलाइन करना ही पड़ेगा। सपोज करो एक कंपनी मैनेजर है, वो टीम अच्छे से हैंडल कर लेगा, सैलरी डिसाइड कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, और एक पार्ट आएगा कि एचआर के हेल्प के थ्रू उसने सैलरी डिसाइड करी और उसने एम्प्लॉयज को हैंडल किया, एम्प्लॉयज की हायरिंग करी। लेकिन टेक्निकल टीम के लिए ही हैज टू हायर सम टेक्निकल पर्सन, जिसका उसको टेक्निकल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर वो उसको जो कुछ समझा रहा है, बता रहा है, लेकिन वो उसी को सही मान रहा है। तो ये एक सर्कल ऐसा है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आप कर ही नहीं सकते हो, तो उसके लिए आपको सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका डेवलपमेंट होगा। मेरे पास बहुत आइडियाज है, लेकिन मैं टेक्निकल अच्छी नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं टेक्निकली किसी की हेल्प लूँ, तो मेरी कंपनी उसके आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। तो वो यही कह रहा है कि एक पर्सन क्या कर रहा है, जितना ज्यादा इंटरेक्ट होगा उतना ज्यादा वो चीजों को टीच कर लर्न कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जितना ज्यादा आप सोसाइटी के पास जा रहे हो, आप चीजों को लर्न करो। आप अपनी स्टेज को बचपन का याद करो, तो आज याद करो। आप अपने बचपन के फ्रेंड्स को याद करो और आज के फ्रेंड्स को याद करो। डेफिनेटली यू हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। डेफिनेटली आपका सोशल डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, आपका अभी का लेवल और पहले का लेवल क्या था? तो द मोर यू इंटरेक्ट, द मोर इंटरेक्शन विद द सोसाइटी, द मोर डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब इट डजंट मीन कि दैट आप सारा दिन सोसाइटी के अंदर घुसे रहो, बट एक प्रोडक्टिव चीजों के लिए। अब सपोज करो आप सोसाइटी में ना आते हो ना जाते हो, तो आप शेयरिंग करना कैसे सीखोगे? अगर एक बच्चा सिर्फ गर्ल्स में पढ़ा है, गर्ल पढ़ी है, और एक बॉय, मेल मेंबर सिर्फ बॉयज में पढ़ा है, उसको लड़कियों से डेफिनेटली मैं लिख के दे सकती हूँ कि जब वो कॉलेज लेवल पे भी जाएगा ना, तो इतने बड़े एज के बाद भी ही विल नॉट फील कंफर्टेबल टू टॉक विद अदर पर्सन। अगर एक लड़की, अगर उसका इंटरेक्शन कभी मेल मेंबर के साथ नहीं हुआ है टिल देयर फोर्थ, क्योंकि उस समय तक उसका कॉग्निटिव प्रॉपर डेवलप हो चुका है, शी विल नॉट फील कंफर्टेबल टू टॉक विद द बॉयज। इट्स ट्रू और नॉट? है या नहीं है? अगर कभी आपको फर्स्ट से लेकर के ट्वेल्थ तक स्टेज में नहीं खड़ा किया गया हो, आपने कभी कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं किया हो, तो इन कॉलेज लाइफ इफ यू केम एंड देयर इज अ चांस कि स्टेज में बोलो, तो आपका वो एज भले ही चाहे 20 ईयर्स की हो गई होगी, लेकिन यू विल फील नर्वस, क्योंकि आपने वहां पे चीजों को उतना डेवलप नहीं, मतलब आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ था, तो वो डेवलपमेंट हुई ही नहीं थी। समझ गए इस बात को, कि जितना आप ज्यादा इंटरेक्शन करते हो उतना आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? हम्म? अब इसमें ना चार एलिमेंट्री फंक्शंस हैं इसके। देर आर 4 एलिमेंट्री फंक्शंस। पहला क्या है, लिखो, अटेंशन। अब ये आप लोग समझाओगे मुझे, ठीक है। सेकंड, सेंसेशन। थर्ड, परसेप्शन। फोर्थ, मेमोरी। अब आप बताओ मुझे। सेकंड का क्या बोले थे? सेंसेशन, सेंसेशन। हम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला अटेंशन, अटेंशन, मैम सेंसेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी। ये क्या है इसके? 4 एलिमेंट्री फंक्शंस है। यानी जब जोन ऑफ प्रॉक्सिमिट में हम क्या कह रहे हैं कि द मोर यू इंटरेक्ट विद द सोसाइटी, मोर डेवलपमेंट हैपन। तो ये 4 एलिमेंट्री फंक्शंस उसके हैं, कि पहले आप देखते हो, फील करते हो, परसेप्ट करते हो, एंड देन यू रिमेम्बर कि अरे हाँ, मैंने ये देखा था वहां पे, कि वहां पे आग लग रही थी, तो वहां पे कुछ अवेलेबल नहीं था, तो पेड़ पत्तियों की जो पत्तियां हैं उससे आग बुझाई जाए। तो क्या हुआ, आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट हुए थे सोसाइटी के साथ, सोसाइटी की चीजों के साथ।
हुआ? कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कोई लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कभी अटेंशन दिया होगा, फील किया होगा, उसको याद रखा है, और फिर वो उसमें कभी कभी होता नहीं, अरे यार मुझे याद नहीं आ रहा, मम्मी ने मुझे बताया था अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना होता है। कई चीज ऐसी होती है ना, होती है कि नहीं होती है? जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल है। कैसे बताऊं, मैं सोची थी थोड़ा आप लोगों को घर घर का ही वैसे एग्जाम्पल बताऊं, समझ में आ गया आपको। जैसे सपोज करो कि सम मिस हैपनिंग्स हैपन, कुछ भी ऐसा सड़क में हुआ, आपने देखा दो लोग लड़ रहे हैं, एक को बहुत मार रहे हैं, बट यू डोंट वांट टू कम इन अ फ्रंट। तो आपको ये कभी ना कभी ध्यान से कहीं देखा होगा कि उसने क्या किया था, 100 नंबर डाल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया था सो दैट दे कैन कम एंड हेल्प करे। तो आपने क्या किया, फ्रंट में भी नहीं आया, लेकिन आपको ये चीज याद थी एंड यू डिड दैट। ठीक है? अटेंशन किया था, सेंसेशन किया था, परसेप्शन किया था, याद किया था, ये सारी एलिमेंट्री आपके ऐसे फंक्शन से क्रॉस किए थे, तो आपने वो चीजें की। और ये चीजें कहाँ से लर्न करी थी आपने? सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जैसे कह रही है कि हर स्टेज में जितना आप इंटरेक्ट करते हो उतना आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल, हमारे बगल वाले घर में ना जो आंटी थी, वो अपने बेटे के पास चली गई थी। ठीक है? उनका बेटा यहाँ नहीं रहता था, पहले वो यहाँ अकेली रहती थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने लगी तो वो चली गई। अब सडनली क्या हुआ कि वहां पे ना आग लग गई इनके घर में। और वो आग कैसे लगी कि ये ना उनके उन्होंने ना कोई हेल्पर छोड़ के गए थे, तो वो हेल्पर ना खाना बना रहे थे वहां पे। तो हेल्पर ना बात करते करते बाहर निकल गए, और वो कैसे आग पकड़ ली किसी को पता ही नहीं चला। तो उस समय क्या हुआ कि मेरे वॉशरूम से हम गए, तो मैं वॉशरूम गई तो मेरे वॉशरूम से ना वहां से आग दिख रही थी। तो आई जस्ट केम आउट कि क्या हुआ। तो मैंने बाकी किसी को तो बाद में इन्फॉर्म किया, लेकिन सबसे पहले मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया कि आप आओ, बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी। फिर उन लोगों को ढूंढा जो लोग खाना बना रहे थे, कि कहाँ चले गए यहाँ पे रहने वाले। जो होता ना, कई बार हमें लगता है चलो पड़ोस में हम 5 मिनट, अभी गैस सब्जी बनने में टाइम लगेगा, गैस को धीमा करके हम चले गए। तो वो क्या की, कभी ना कभी कहीं हमने देखी होगी, सीखी होगी, या हमें पता है जो चीजें हमें याद है। ठीक है? वही मैंने आपको एक सोशल लर्निंग थ्योरी कराई थी। सोशल लर्निंग थ्योरी के भी 4 स्टेजेस, तो एक मैंने बताया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, प्लस इसमें भी 4 एलिमेंट दिए गए थे। एक सोशल डेवलपमेंट में ये 4 एलिमेंट थे, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी। वही जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी उसके भी 4 एलिमेंट है, वो एलिमेंट लिखो, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। मैम थर्ड क्या बताया? रिप्रोडक्शन। देखो इन दोनों का, इन इन चार जो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है और जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, इन चार इन्होंने जो 4 एलिमेंट्री फंक्शन यूज किए, बोथ आर द सेम, बट दे हैव यूज द डिफरेंट वर्ड्स। अटेंशन वर्ड उसने भी यूज किया, अटेंशन उसने भी यूज किया। ठीक है? जो डेवलपमेंट थ्योरी वो सेंसेशन वर्ड यूज कर रही है, लेकिन ये क्या कर रही है, रिटेंशन वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है? ये लर्निंग थ्योरी, जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसने क्या वर्ड यूज किया था, परसेप्शन यूज किया था, इसने क्या किया था, रिप्रोडक्शन, जिसका मतलब होता है कि आप चीजों को परसीव करके चीजों को यूज करना। ठीक है? उसने क्या वर्ड यूज किया था, डेवलपमेंट थ्योरी ने मेमोरी, इसने मोटिवेशन। ठीक है? तो और वो जो मतलब है वो सेम है, बट दे हैव यूज्ड डिफरेंट वर्ड्स। तो कल को ऐसा कोई क्वेश्चन घुमा के आता है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है? हम्म? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? मैम जो हमने ये सर्कल ड्रॉ करा था ना, हम्म। मतलब मैम इस चीज से हमने मतलब किस चीज पे लिखा है कि व्हाट आई कैन नॉट डू, और फिर ये सब? ये आपको बता रहे हैं कि मतलब सोशल डेवलपमेंट थ्योरी क्या कह रही है कि जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करते हो उतना ज्यादा आपका डेवलपमेंट होता है। मैं नॉलेजेबल हूँ, ठीक है, लेकिन देखो हर एक इंसान की अपनी क्षमता होती है। आई एम गुड इन टीचिंग, राइट? तो टीचिंग तक का जितना पार्ट होगा वो आई कैन डू वेरी वेल, राइट? आई नो लिटिल बिट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, बट कुछ नहीं पता, तो व्हाट आई कैन डू, आई नीड द हेल्प ऑफ समबडी एल्स हु इज वेरी गुड इन एनवायरमेंटल साइंस। तो मैं वो काम तो कर गई, लेकिन मैंने क्या किया, आपके साथ इंटरेक्शन किया, तो मेरा डेवलपमेंट तो हुआ ना, कि मुझे जो चीज नहीं पता थी वो पता लगने लगी। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज है कि जो मुझे आती ही नहीं है, और मैं खुद किसी और के हेल्प के साथ खुद कर ही नहीं सकती। आई हैव टू अलाइन दिस थिंग। अब मुझे थीसिस लिखनी है एनवायरमेंटल साइंस में, कोई टॉपिक में, तो क्या मैं लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती हूँ।
आपको मैं योगा की टॉपिक दे दूं, आप लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तो कुछ काम तो आप कर ही नहीं सकते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? इंटरेक्शन करोगे। यू विल फाइंड समवन एल्स की जिसको जो अगर आपको जरूरी है, यू विल फाइंड समवन। या फिर मैं क्या करूंगी, मैं वो काम आपको असाइन कर दूंगी कि यार इस टॉपिक में थीसिस आप लिखना। तो ओवरऑल मेरा डेवलपमेंट तो हो रहा है ना। अगर उसी काम को करने के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करी, तो ओवरऑल मेरी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट तो हो रहा है, मेरा डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना। तो कुछ काम ऐसा होते हैं कि जो आप खुद कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो आप खुद तो कर सकते हो, लेकिन लिटिल बिट हेल्प यू रिक्वायर्ड। बट देर आर समथिंग ऑल्सो दैट विच यू कैन नॉट डू, यू नीड द समबडी हेल्प ओनली। मतलब आप उसी में हेल्प हेल्प के साथ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है। मालपुए बनाने हो आपको, तो मालपुए आप मम्मी के हेल्प के साथ भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज अभी आप उस लेवल पे परफेक्शन में नहीं आए हो। ठीक है। टेक्निकल मैं किसी हेल्प के साथ भी नहीं कर सकती। मुझे कोई जावा की लैंग्वेज समझाए, मैं समझ पाऊंगी? नहीं समझ पाऊंगी ना, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड नहीं है। तो उसके लिए क्या करूंगी, मैं किसी के साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे जब वो मुझे 4 बार बताएगी, तब जाके मुझे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना, यार जावा लैंग्वेज भी होती है, यार आपकी जो वेबसाइट्स है वो इन C++ पे भी बनती है, ये भी होता है, ICTC भी होता है। तो वो तो मैंने डेवलपमेंट तो किया ना अपना। ठीक है। और कोई यस। कंफ्यूजन बच्चों? ठीक है मैम। ठीक है। चलो, अब एक लिखो बिहेवियरलिज्म लर्निंग थ्योरी। थोड़ी सी लर्निंग पढ़ा के इवैल्यूएशन पार्ट कराते, फिर लर्निंग बात कर कराऊंगी। मतलब कुछ बिहेवियरलिज्म लर्निंग थ्योरी। जो पावलो वाली थ्योरी ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उसको हम बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, वो साइड में आप लोग कहीं लिख लो। अब बिहेवियरलिज्म लर्निंग थ्योरी कर रहे हैं। ठीक है, लिखो बिहेव इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद देयर एनवायरमेंट। ठीक है। behaviors are influenced behaviors are influenced and learned from external forces rather than internal forces। क्या समझ में आ रहा है इससे आप लोगों को? मैम इंसान बाहर से ज्यादा मतलब सीखेगा अंदर के बजाय, मतलब खुद हाँ, से। मतलब एक इंसान का बिहेवियर कैसे बन जाता है? जितना ज्यादा फॉर्मल। इंटरेक्शन करेंगे उतना ज्यादा हाँ, इसमें क्या, अम, जैसे हमने उसका क्या जो क्लासिक ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में हमने क्या किया था कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू हम उसके बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं। हमने क्या कहा, यू विल डू द गुड थिंग्स, आई विल गिव यू द, आई विल प्रोवाइड द थिंग्स विच यू वांट। तो उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया, वी हैव टू डू ऑल थिंग्स गुड। है ना? अब होता है ना बच्चे, इफ यू स्कोर गुड मार्क्स, वी विल गिव यू द साइकिल। तो वो उसके लिए बिहेवियर में क्या चेंज आया, उसने बिहेवियर से क्या लर्निंग करी? एक तो इंटरनल फोर्स भी आया और एक्सटर्नल भी आया, दोनों ही यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है। इंटरनल से ज्यादा इसमें क्या काम कर रहा है आपका, एक्सटर्नल कर रहा है। कभी कभी होता नहीं है, आप जल्दी से ये काम कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग घूमने चलते हैं। है ना? मम्मी क्या कहती है, जल्दी जल्दी से बेटा ये मेरी हेल्प करा दो, हम काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग सर्कस देखने चलेंगे। तो आपके बिहेवियर की लर्निंग हुई कि नहीं हुई? ये बिहेवियर की लर्निंग कैसे हुई? एक्सटर्नल फोर्सेस से हुई। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा था? या तो रिवॉर्ड था, या पनिशमेंट था, और इन वर्ड्स को मिला के हम क्या कहते हैं, री। तो वो री जो है वो सेम री जो है वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। ठीक है। पॉजिटिव वे में आपने रिवॉर्ड दिया, नेगेटिव वे में आपने उसको पनिश किया। मैंने कहा था ना, आग में हाथ नहीं लगाना। आपने लगाया, चटाका पड़ गया। क्या हुआ वो? आप उसके बिहेवियर में उसको लर्न करा रहे हो कि फायर इज डेंजर फॉर यू, यू आर नॉट सपोज टू पुट योर हैंड देयर।
एक चाटा पड़ा है ना, तो जिंदगी में वो कभी आग को हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको एक एंथू मिल गया कि अगर आपको आपको अच्छे स्कोर करेंगे तो मम्मा विल और फादर विल गिव यू ना गुड थिंग। जो सपोज करो होता है ना, मम्मा मुझे 12th के बाद में बाहर पढ़ने जाना, ठीक है। आप, लेकिन मैंने क्या रखा, इफ यू स्कोर दैट मच वी विल अलाउ यू, राइट। एंड ही स्कोर वेल, वी अलाउ देम। तो उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया, ये मुझे अगर अगर अच्छा करना है तो एक तो उसके बिहेवियर में चेंज आया, प्लस उसका एंट्री हुआ। लेकिन उसके बिहेवियर में जो चेंज लाने के लिए जो बिहेवियर लर्निंग मुझे करनी थी, वो मैंने कैसे करी, री इन्फोर्समेंट के थ्रू, आदर विथ रिवॉर्ड और आदर विथ पनिशमेंट। इसमें इंटरनल फोर्स कम लगा, इसमें एक्सटर्नल फोर्स मेरा ज्यादा लगा, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ था, आगे चले। यस मैम। यस मैम। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी, कंस्ट्रक्ट को कर लो और IVS VST लगा दो, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, हम कंस्ट्रक्शन का बनाना, मतलब क्या होता है, कोई चीज, बिल्डअप। कोई कोई चीज को तुम्हारे बनाना। बिहेवियर, हाँ। हाँ बनाना, रचना करना, निर्माण करना। आप अपने बिहेवियर में किसी चीज का निर्माण कैसे करते हो किसी पर्सन के लिए, कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा पढ़ाता है, ये बेकार पढ़ाता है, PPT से पढ़ना अच्छा है, EVS एकेडमी अच्छी है या दूसरी एकेडमी अच्छी है, वो कैसे बनाते हो, मैम उनकी एक्टिविटीज या फिर अपनी लर्निंग से, ठीक हाँ है। अपने। इफ यू हैव ए गुड एक्सपीरियंस, यू हैव ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। इफ यू हैव ए बैड एक्सपीरियंस, यू से ये बैड है। तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी सेट कि आप जो चीजें बना लर्न कर रहे हो ना, वो आप अपने इंटरनल आसपास की अपनी लर्निंग से कर रहे हो। आप अपनी रच, मैं कितना भी अच्छा बोलूं, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल है, कोई बोले नहीं यार इस कॉलेज में एडमिशन लेना, मैं PhD, तो बोले कि नहीं मुझे इसी में ही लेना है, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड, यू हैव कंस्ट्रक्टेड द थिंग्स रिगार्डिंग दैट थिंग। लेकिन जब आप कभी वहां जाते हो और तब आपको लगता है यार हाँ ये तो सही बोल रहे थे कि ये इसमें ले लेना चाहिए था एडमिशन। तो कुछ चीजें आपने खुद निर्माण करी है, बिल्डिंग हम निर्माण करते ना, हम जिस तरीके से अपने घर को निर्माण करेंगे हमारा घर वैसा ही बनेगा। हम महल बनाएंगे महल बनेगा, हाँ बंगलो बनाएंगे बंगलो बनेगा, फ्लोर बनाएंगे फ्लोर बनेगा, ठीक है। किचन जहाँ बनाएंगे वहीं बनेगा, क्योंकि वी हैव कंस्ट्रक्टेड। तो ऐसे ही आपकी लर्निंग भी है, लिख लो पॉइंट्स लिख लो। स्टूडेंट्स एक्चुअली क्रिएट देयर ओन लर्निंग, वो खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है चीजों को। आज अभी आपको इतना पेपर 1 समझाते, पेपर 2 समझाते, लेकिन आपकी अपनी लर्निंग स्टाइल है। यू हैव सम योर निमोनिक्स विच यू आर क्रिएटिंग फॉर योर मगिंग अप द थिंग्स और फॉर मेमोराइजेशन, ठीक है। तो वो क्या है, वो चीजें सबकी अलग अलग है कि नहीं है। The student actually create their own learning based on their previous experience. Why Naman said कि again I have joined the EVS Academy because he has a good experience previously regarding the classes, regarding the content, regarding everything, right? मैम प्रीवियस एक्टिविटी। Experience. अच्छा। कि जो आपका पहले का एक्सपीरियंस है, आप उसके बेस पे किसी भी चीजों के, किसी भी थिंकिंग के लिए आप उसका निर्माण करते हो अपने माइंड में, वो चीजें आप लर्न करते हो। आपको किसी टीचर ने एक बार डांट दिया, आप कहोगे ये तो बड़ी खड़ूस है, नो मैटर, यू नेवर यू नो, आपने क्या किया कि दोबारा कभी आप गए तो आपको नहीं होता, नहीं कभी कभी कि ऐसे थे, जैसे आप लोग बच्चे लोग हो, आपस में बातें करते हो, स्कूल कॉलेज में होते हो, कोई टीचर गुस्सा करता आते ही लगता है आज घर से लड़ाई करके आए हैं, ठीक है। वो क्यों आप कभी बोल देते, क्योंकि कभी कोई किसी के फैमिली में लड़ाई हुई होगी या आपके साथ ही एक्सपीरियंस होगा कि जिसकी वजह से क्या होता है, गुस्सा कहीं और निकलता है। तो लर्निंग आपने बना दी। लेकिन वो हो सकता है वो टीचर ने कभी आपको बताया कि आज मेरे बच्चे से गुस्सा हुआ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, रेपो भी बिल्टअप होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, बिकॉज जो टीचर है वो भी कभी स्टूडेंट था, ठीक है। क्योंकि आज अगर हम टीचर हैं तो हम आपकी स्टेज से निकल के आए हैं, तो वी इजिली अंडरस्टैंड। तो एक रेपो भी होता है। ऐसा नहीं कि अगर फ्रेंड्स आपको बनाने की इच्छा होती है तो हमारी नहीं होती है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू, एंड
इंस्टेड हमने किया भी होगा बहुत चीजें, ठीक है। वो बात अलग है कि आज की चीजें डिफरेंट है, पहले की चीजें थोड़ी डिफरेंट थी, बट स्टिल अपने अपने लेवल पे सबने किया है। तो वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड इन माइंड, उसी की चीजों पे आपने आगे बढ़ाया, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। वही जैसे जैसे सपोज करो कोई कहेगा यार ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपने दो चीजों के साथ कंपैरिजन किया, दो चीजें करी, और आपने चूंकि पहले चीजें किसी और जगह से सुन ली थी, अरे यार उनका ही तो बहुत अच्छा था, चलो मैं आज से उनके लेक्चर सुनूंगी। तो क्या हुआ, आपने किसी चीज का निर्माण किया, एक बार वो चीज आपके माइंड में आ गई ना, फिर आप उन सारी चीजों के लिए उन्हीं को ही फॉलो करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? हम्म? समझ आया? यस मैम। हम्म? ज्यादा तो नहीं जा रहा है, वैसे तो जा ही नहीं है ज्यादा। एक लास्ट करेंगे फिर हम दूसरा टॉपिक करेंगे, क्योंकि फिर लर्निंग्स में ना फिर वो हो जाता है ज्यादा है। पर इसको आपने तसल्ली से 10 मिनट का टाइम लोगे ना, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। अब एक देखो, ह्यूमनिज्म लर्निंग थ्योरी, ये तो आप लोगों को पता भी होगा, किसने दी है ह्यूमनिज्म लर्निंग थ्योरी? ह्यूमनिज्म लर्निंग थ्योरी किसने दी है? अब्राहम मस्लो। देखो, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स स्टूडेंट्स आर लर्निंग। कि जितनी जरूरत होती है वो उसके हिसाब से चीजों को लर्न करता है। ये तो आपने पढ़ा होगा, पिरामिड, पिरामिड नीड वाला। सबसे बेसिक नीड आपकी क्या होती है? फिजियोलॉजिकल नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स, ठीक है। देन जब आपको खाना भरपेट मिल गया, जब खाना नहीं मिलेगा तो सेफ्टी के तो भाड़ में गई, पहले तो पेट भरना चाहिए, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल नीड हो गई बेसिक। सेकंड हो गई आपकी सेफ्टी नीड्स, जब आपको सुरक्षा मिल जाती है, छत मिल जाती है, घर मिल जाता है, तो आपको सोशल नीड चाहिए, आपको चाहिए कि आप इंटरेक्शन करो, ठीक है, लोगों के साथ। जब सोशल नीड भी मिल गई तो आप चाहते हो आपको वहां पे इज्जत भी मिलनी चाहिए, सेल्फ एस्टीम। और फिर आपकी लास्ट स्टेज आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हम बहुत बुढ़ापे में करते हैं कि हम इस संसार में आए क्यों थे, हमने क्या किया आखिर लड़ झगड़ के इन 70 सालों में। देखो मैं ज्यादा जीने वाली हूँ, ठीक है, ऐसे मत सोचो कि मैं 70 साल में मर जाऊंगी, मैं नहीं मरने वाली। मैम लास्ट वाला क्या बताया? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये अब्राहम मस्लो क्या कह रहा है कि हर एक बंदा, इसने क्या ये नीड्स के साथ साथ लर्निंग को कनेक्ट कर लिया है। अगर सपोज करो कि किसी के पास खाने की चीजें नहीं है, ठीक है, आजकल देखो एजुकेशन के बाद भी कई लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। अब मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक टेक्निकल किया हुआ बंदा भी अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो अपना ठेला लगा लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी बेसिक नीड क्या है, पहले उसका खाना तो होना चाहिए, नहीं तो वैसे ही मर जाएगा वो। जब उसने अपनी बेसिक नीड फुलफिल कर ली, उसको अच्छा पैसा आने लगा, खाने पीने लगा, तो उसको लगा यार अब ऐसा करना चाहिए, अब हमें ना अपना मकान ले लेना चाहिए लोन ले करके, क्योंकि हमें क्या है, सेफ्टी भी चाहिए। हाँ, हम सड़क में सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, किराए के मकान में, कोई सेफ्टी नहीं है। आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया तो आपकी सेकंड नीड क्या हो गई, सेफ्टी की हो गई। उस सेफ्टी को, नीड को फुलफिल करने के लिए यू हैव लर्न सम मोर थिंग्स, ठीक है। आपने ऑब्वियसली चीज लर्न करी, आप टेक्निकल हो लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली, पहली रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, खाना है। उस खाने की नीड को फुलफिल करने के लिए आपने क्या किया, समोसे बनाना सीखा, या आपको पता चला मोमोज के ठेले आजकल बहुत चलते हैं, मोमोज बनाना सीखा, लर्न करा। उस मोमोज को लर्न करते, उसको स्पेशलाइज करने के लिए आपने कोई नई टेक्निक लर्न करी। क्यों? क्योंकि आपकी पहले साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो नीड थी, रोटी की, वो फुलफिल करनी थी। रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, ठीक है। लेकिन अब आपको लगता है यार हम बहुत टाइम से किराए के मकान पे रहते हैं, पानी की दिक्कत होती है, वॉशरूम की दिक्कत होती है, सब चीजों की दिक्कत होती है। तो आपने क्या किया, अब आपको लगा नहीं, अब हमारी बेसिक नीड फुलफिल हो रही है खाने की और कपड़ों की, तब हमें सेफ्टी नीड चाहिए, नहीं हमें हमारी छत चाहिए। उस छत को करने के लिए या तो आपने अपने आप ईंट पत्थर जोड़े, या बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे लैंड सस्ती है वहां पे आपने लिया, जो भी चीजें घर ली, आपको सेफ्टी चाहिए।
ठीक है। जब आपको लगा छत है, खाने को खाना मिल गया, कपड़े मिल गए, रात को सोने के लिए एक बढ़िया जगह मिल गई, फिर अब आपको लगा यार ये दोनों चीजें तो मिल गई, अब आपको चाहिए कि आपका लेवल इतना करो कि आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, हमें चार लोगों से बात भी करनी है। ठीक है। बात करनी है इसलिए क्योंकि हम आसपास में रहते हैं, तो हमें कभी ना कभी किसी न किसी की नीड पड़ेगी, किसी को हमारी पड़ेगी, हमारी हमें किसी और की पड़ेगी। तो आपने सोशल नीड्स पे काम करके लोगों से इंटरेक्शन करना शुरू किया। ठीक है, इंटरेक्शन करना शुरू किया तो उठना बैठना शुरू किया, मीटिंग हुई, गैदरिंग हुई। गैदरिंग होने के बाद ये नीड फुलफिल हुई, तो फिर उस गैदरिंग में आप चाहते हो कि आपको मान सम्मान मिले। ठीक है। मान सम्मान मिले, आपको कोई हर्ट ना करे, कोई ये ना कहे कि अरे ये तो समोसे बेचने वाला है, अब भी तूने किया क्या, पढ़ लिखे आके समोसे तो बेचे, उससे अच्छा तो हमें बिना पढ़े समोसे। होता है, कई लोग ऐसे कहते हैं ना। कभी कभी आप देखोगे, कभी कभी लेवल बहुत होता है तो आप बैकवर्ड एरियाज में या छोटी जगह में जाओगे तो आपको आपके बुजुर्ग बोल भी देते हैं, अरे तुम लोगों से अच्छे तो हम ना अनपढ़ लोग ही बढ़िया है। ठीक है। तो वो आपकी उसको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, और फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ, भरपेट खाना मिला, कपड़े मिल गए, सोने को मिल गया, सोसाइटी मिल गई, वो रिस्पेक्ट भी मिलेगी, फिर आपको लगा एक स्टेज आपके आई, ये सब तो हमने कर लिया, अब हमें करना क्या है, परमात्मा की तरफ जाना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। कि आखिर हमने अपनी उम्र के 30 साल से 70 साल तक किया क्यों, भाग दौड़ी तो करते रहे, चैन की सांस लेकर के चाय तक तो पी नहीं हमने। तो अब चलो आओ चलते हैं हिमालय में, बैठेंगे और चाय पियेंगे साथ में। हालांकि वहाँ चाय मिलना बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं, हम केतली ले जाएंगे बनाने के लिए। आजकल तो बहुत ऐसे ऑप्शन हो गए हैं कि अपना चलो वहां पे मैम बना। फ्लास्क में नहीं ले जाएंगे, क्या बना के लेके, ले जाएंगे। अरे बना फ्लास्क के में। ले जाएंगे, तब तक तो ठंडी हो जाएगी। मैम फ्लास्क में। अरे तब तक ठंडी हो जाएगी, और फिर हम 2 दिन वहां रहना चाहें तो फिर कौन पिलाएगा। हम्म? तो उसने क्या किया, सारी चीजें कैसे लर्न करी, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो मैस्लो की थ्योरी, ह्यूमनिज्म थ्योरी यही कहती है कि ह्यूमन के साइड, मतलब एक इंसान की जिंदगी में जैसे जैसे उसके नीड्स आती रहती है, वैसे वैसे चीजों को लर्न करता रहता है। ठीक है। तो जो पहली पहली जो तीन है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और साइकोलॉजिकल सोशल नीड, ये कौन सी थी, ये इसकी बेसिक नीड थी। ठीक है। और ऊपर वाली जो थी वो उसकी ग्रोथ नीड थी। ठीक है। बेसिक नीड्स कौन कौन सी होगी, सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल। ठीक है। सोशल वाली कौन सी होगी, साइकोलॉजिकली होगी ना, हमें अगर सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे तो ऐसा थोड़ी खाना नहीं मिलेगा, खाना तो आप खुद ही कमा रहे हो। सोसाइटी से इंटरेक्ट करो मत करो, सोसाइटी तुमको पूछे ना पूछे, तुम्हारे पास कमाने के ऑप्शन है, तुम्हारे पास खाने के है, तुम्हें किसी से मांगना नहीं है, तो वो जबरदस्ती की नीड हो गई ना, वो तो हमारी हमारी साइकोलॉजिकल नीड हो गई, वो तो हम अपने दिमाग से चाहते हैं। अगर मैं आज अर्न कर रही हूँ, मुझे सोसाइटी में दे ना दे, कोई बात करे ना करे, क्या फर्क पड़ना है मुझे, फर्क पड़ना है ना। तो वो हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो गई कि यार हमें इंटरेक्ट करना है। और दूसरे सबसे ऊपर वाली क्या हो गई आपकी, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड हो गई, क्या हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना है। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो बच्चों को बताओ, है तो थ्योरीज अभी बहुत सारी, पर आज के लिए हम इतनी ही करेंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो ज्यादा। चले आगे बच्चों। हम्म? आज हम करते हैं इवैल्यूएशन वाला टॉपिक। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या होता है, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर सिलेबस। और जो थ्योरीज वगैरह है वो सब इसके बीच का पार्ट है। ठीक है। बुक में से आप इवैल्यूएशन खोल लो। एक मिनट मैं आपको कुछ अंडरस्टैंड कराती हूँ। बेटा ये जो थ्योरीज मैंने कराई है ना, ये आपको स्टार्टिंग पेज के स्टार्टिंग में मिलेंगी। और इसमें ना कुछ अप्रोचेस भी हैं जो कि हम कल करेंगे, तो उनके साथ कंफ्यूज मत होना कि मैम ने ये नहीं पढ़ाया, मैम ने ये नहीं पढ़ाया। अभी कुछ थ्योरीज हमारी रह रही हैं और कुछ अप्रोचेस हमारे रह रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमने 1/4 पार्ट उसका कवर कर दिया है। इवैल्यूएशन वाला पार्ट खोलो, बुक्स के आसपास होगा। बुक्स वगैरह पढ़ लिया था बेटा तुम लोगों ने, यस मैम। यस कोई मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं था किसी भी चीज में, है ना, उसके आगे पीछे सबके पार्ट पढ़ लिए थे। पढ़ लिया था ना। ये है आपका पेज नंबर, ये है आपका पेज नंबर 1.43। मिल गया मैम।
निवेदिता यहाँ गर्म हो रहा है? यस मैम। आई। नहीं मैम नहीं है यार। अच्छा। बोलो शिवानी। मैंने कहा यहाँ गर्म हो रहा है बंगाल में। गर्म। हम्म, गर्मी नहीं, यहाँ पर ठंडा पड़ गया है। बंगाल में ठंडा हो क्या हाँ। है? हाँ, थोड़ा सा पड़ा है वो, बहुत नहीं, थोड़ा सा। वो यहाँ पे गंगा रिवर है ना, हमारा हमारे घर के पास। अच्छा। तो भागीरथी रिवर है, वो ठंडा ही रहता है वो। इतना तो ज्यादा यहाँ तो गर्मी। हवा चलती होंगी सुबह शाम तो वैसे भी ठंडा। सही है यार। फैन चल रहा है बस, उतना एसी वेसी नहीं लग रहा है। जरूरत यहाँ पे। हाँ तो सही है। हम्म। अच्छा है। बहुत पूजा पंडाल सो आए हैं यहाँ पे। बहुत। यहाँ दुर्गा पूजा का और परसों, परसों से पूजा स्टार्ट है। हम्म हम्म। सही है। यहाँ गरबा भी होता है क्या मतलब वो करते हैं ना नहीं, नवरात्र में? गरबा नहीं होता है, वो डांस पर कंपटीशन वगैरह बच्चों के लिए सब होते हैं। गाना वगैरह चलता है, डीजे चलता है। अच्छा। बहुत धूमधाम होता है, बहुत। यहाँ नैनीताल में भी था गरबा नाइट कल रात। हम्म। हमने तो स्टेटस में देखा एक दो लोगों के लगे हुए। कर लिए गरबा वो सब है। नहीं कर लिया। मैम करा तो नहीं बस खाली स्टेटस में देखा। अच्छा, आप नहीं जाते हो? मैम नहीं मैं मतलब मैक्सिमम रूम में ही रहती हूँ मैं। मुझे जब कुछ चाहिए होता है सब्जी वब्जी में तभी जाती हूँ बाहर। सही है, ये भी सही है, पता है बाबा कौन जाएगा बाहर। वही मैम। जब जाना हो तो मैम बस जब घर जाते हैं फैमिली के साथ ही बस। चलो अब ये पार्ट देखो, हम लोगों के सिलेबस का ना ये कंप्लीट करते हैं सिलेबस का, ठीक है। ये सिलेबस का हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन आप लोगों को वो समझाने की जरूरत है। इवैल्यूएट कि क्या करते हैं हम। सबसे पहले हमने टीचर ने आपको पढ़ाया, टीचर की टेक्निक समझी, लर्नर की टेक्निक समझी, आपके एड्स मतलब कौन कौन से हेल्पिंग हैंड्स हैं जो आपके टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को एक्टिव बना सकते हैं, लर्निंग की थ्योरीज हैं, सब कुछ पढ़ा लिया। अब क्या टाइम आता है इवैल्यूएट करने का। इवैल्यूएशन सिर्फ आपके बिहाफ में नहीं होता, ये हमारे बिहाफ में भी होता है कि वी वांट टू चेक कि वॉट एवर वी हैव गिवन टू यू एज अ लर्निंग टूल, आपने उस चीज को वैसा ही लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। एंड दिस इवैल्यूएशन इज नॉट एन एंड ऑफ द समेटिव। तो अब इस इवैल्यूएशन में क्या पार्ट होता है कि आपका जो हमने आपसे क्वेश्चंस पूछे, असाइनमेंट्स कराए, उसके थ्रू क्या पता चला कि आपने जो भी लर्निंग हम आपको देना चाह रहे थे आपने उसको वैसे ही लिया। इट मीन्स कि लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस जो है स्मूथ गया। अब इसमें अब यही वाला पार्ट स्मूथ गया, अगर स्मूथ नहीं गया तो हम उसमें वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढ करके उस पर काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो आपने उसको वीक पॉइंट ढूंढ लिया, आपने इम्प्रूव कर लिया, आपने सजेशन दे दिया, लेकिन एनटीए के बिहाफ में क्या हुआ, वो तो फाइनल इवैल्यूएशन हो गया ना, विल नॉट गिव यू द फाइनल चांस। इसीलिए वो चीज को चेक करने के लिए एक इवैल्यूएशन एक मेथड बनाया गया कि जिसमें हम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, gathering, analyzing and interpreting information to determine the extent to which instructional objectives are being achieved। कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे उसको आपने प्रॉपर ढंग से लिया है या नहीं लिया है। ये wider term and play an important role in teaching learning process, and evaluation is a means to determine the growth and changes taking place in people as a result of teaching learning experience। टीचिंग से हमारा मेन एम क्या था? to make a permanent change in your behavior so that you can fulfill your predetermined goal। तो इवैल्यूएशन हम क्यों कर रहे हैं कि आपने वो प्री डिटरमाइंड गोल के लिए जो भी हम परमानेंट चेंज आपको पढ़ा रहे थे वो आपने लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। ये इवैल्यूएशन देन उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इवैल्यूएशन का, कि ताकि हम डायग्नोस कर सके कि आपकी वीकनेस क्या है और उन पे हम आपके काम कर सके। फिर क्या करें, हम आपके अचीवमेंट को टेस्ट कर सके, प्रोबेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं वो आपको टीच कर सके, एंड फेमिलराइज कर सके द टीचर विद द नेचर ऑफ पीपल, लर्निंग एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेस। तो मेन मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है इवैल्यूएशन का,
कि आपकी वीक पॉइंट ढूंढना है, उस पर हमें काम करना है, आपके अचीवमेंट्स को चेक करना है, कोई अच्छा पॉइंट है कोई नहीं है, उस पर आपको फोकस कराना है। ठीक है। फंक्शंस क्या है इवैल्यूएशन के? फीडबैक, टू स्ट्रेस, इसमें हम इवैल्यूएशन क्यों करते हैं, क्या क्या काम है, ताकि हम फीडबैक दे सके आपका स्ट्रॉन्ग और आपके वीक पॉइंट पे। दूसरा क्या है, अगर आपका कोई पॉइंट वीक है या आप नहीं कर पा रहे तो हम आपको प्रॉपर मोटिवेट कर सके। जैसे कभी कभी होता है यार मैम मेरे पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो हम आपको क्या करें, आपको लर्न कराएं, मोटिवेट करें कि आप लोग पहले ये करना, कॉम्प्रिहेंशन करना, अगर आपको डीआई लगता है तो डीआई ढंग से करना, नहीं तो पहले आगे मूव करना। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी विच वी विल टीच यू सो दैट आप मोटिवेट हो सको हार्ड वर्क के लिए, गाइडेंस प्रोवाइड कर सके ताकि आप चीजों को प्रॉपर लर्न करो। ठीक है। रीमेडिटेशन, इट हेल्प्स टू लोकेटिंग एरिया दैट रिक्वायरमेंट रेमेडियल एक्शन, आपको बता सके कि आपका ये पॉइंट तो बहुत अच्छा है बट यू हैव टू वर्क मोर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये आप हमेशा गलत करके आते हो, होता है ना कि मैम यही मुझे याद नहीं होता, मैं कितना करती हूँ या करता हूँ पर मुझे याद नहीं होता। तो इवैल्यूएशन करने का क्या तरीका है, ये क्यों करते हैं, ताकि आपके उन पार्ट्स पे हम आपके रेमेडियल एक्शन ले सके, आपको निमोनिक्स लर्न करा सके, आपको बता सके टेक्निक है आपको कैसे लर्न करना है, या आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दें जो आपको याद हो जाए। ठीक है। फैसिलिटेट प्लानिंग, क्या कर, क्यों क्यों करना है हमें, कि ताकि हम प्लान कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, इम्प्लीमेंट लर्निंग एक्टिविटीज हम प्रॉपर बनाए। अब देखो जो हमारा सिलेबस चल रहा है ना वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहा है। ठीक है। ऑन दिस डेट वी विल कंप्लीट दिस। अब आपको ऐसा क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको लगता था चीजें कैसे होंगी, बट नाउ यू ऑल आर इन अ वेरी मच कंफर्टेबल पोजिशन। तो ये सब क्या करते हैं, ये हमें प्लान करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करो, इम्प्लीमेंट करो कि हमें लर्निंग कैसे कराना। हम पेपर 1 तब भी स्टार्ट कर सकते थे आपके पेपर 2 के साथ, बट वाई वी हैव स्टार्ट लेट, नाउ यू गॉट द पॉइंट, now you got the point, this is a part of the evaluation and this is the part of the planning। then inter institutional comparison कर सकें, करिकुलम को रिवाइज कर सकें, सबमिशन ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द पेरेंट्स। ये हमारे इवैल्यूएशन का मेन फंक्शन है जो आप सबको पता है। ठीक है। अब हमारे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है, अगर आप बुक में देखोगे तो अलग अलग टाइप्स के दिए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। अगर आप देखोगे पेज नंबर 1.45 के बिल्कुल लास्ट में लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोचेस के बेस पे वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, वन इज क्वांटिटेटिव एंड अदर वन इज क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, देखा पेज नंबर 1.45 के नीचे बिल्कुल ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, यस मैम। दिखा? हाँ, शिवानी को नहीं दिखा शायद। 1 वो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के बाद ही है। नीचे, हाँ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के देखो नीचे एक तो 4 कॉलम बने हुए हैं, हाँ दिखा? ओके मैम। ठीक है। तो इवैल्यूएशन को हमने 4 में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच के बेस पे हम कह रहे हैं क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन एंड क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटी वर्ड इटसेल्फ सेज कि जिसको हम नंबर में काउंट कर सके। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से टाइप है, आपको जिसमें मार्क्स मिले उसका कैसे एग्जाम लिया जा सकता है, रिटर्न के फॉर्म में, ओरल के फॉर्म में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के फॉर्म में, ये सब आपने देखा है। ठीक है। इसमें मैंने पीपीटी में आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम भी बना के रखे हैं। ठीक है। कि क्वांटिटेटिव में जहां पे आपको नंबर चाहिए, क्वांटिटी जिसको आप गिन सको हाथों में। ठीक है। वो आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक हो गई, जिसमें आपके कौन कौन से हो गए, रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया आपका, आपका ओरल हो गया और प्रैक्टिकल हो गया। रिटर्न में भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ओरल में भी मार्क्स मिलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको मार्क्स मिलते हैं। वही क्वालिटेटिव टेक्निक क्या होती है कि सिर्फ आप कहते हैं ना एक सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ में ओनली नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, your extracurricular activities, your mental ability, your behavior, your attitude is also very important, that we have counted under your qualitative techniques। कि आपका किसी चीज को देखने का नजरिया कैसा है, आप किसी चीज को कैसे समझते हो, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका परसेप्शन क्या है, आपका सिंपैथेटिक लेवल क्या है। तो इसमें आपके कौन कौन से टाइप्स आ जाएंगे, ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स क्या होता है, अब आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, कुछ रिटर्न हो जाते हैं लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, दे वांट टू चेक योर पर्सपेक्टिव, they want to check your personality, they want to check your behavior, they want to check your attitude towards the things। तो वो एटीट्यूड्स के आपके नंबर देखेंगे लेकिन वो क्वालिटेटिव में होगा, वो आपकी एक क्वालिटी है। ठीक है। तो ये कैसे चेक करेंगे, ये पैटर्न इंटरव्यू हो गया। चेकलिस्ट,
चेकलिस्ट में क्या है, आपको कुछ मार्क्स दे दिए जाएंगे। जैसे आप लोग क्या करते हो, जब पीएचडी वगैरह में आप थीसिस वगैरह बनाओगे तो आप सर्वे बनाओगे ना, फिर चेकलिस्ट बना दिया। आप देख लो चेकलिस्ट में आपको कौन कौन से पॉइंट सही लग रहे हैं, यू टिक दैट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट योर बिहेवियर इज काउंटेड। आपकी क्वालिटेटिव टेक्निक देखी जाती है कि आपका किसी चीज को देखने का नजरिया क्या है। ठीक है। वही रेटिंग स्केल, कि आपको रेटिंग बोल दी जाए कि आपके पास ये चार चीजें रखी हैं, इन चार चीजों में से आप बैठ किसको, मतलब मार्क्स दो, कि आपने पहले को 4 दिया, दूसरे को 6 दिया, तीसरे को 10 दिया। तो उससे क्या पता चला, आपका सिंपैथेटिक वे पता चलता है कि आप किसी चीज के बारे में क्या और कैसे सोचते हो। दैट इज नॉट नंबर बेस्ड, दैट इज योर क्वालिटी बेस्ड। इससे आपका एटीट्यूड पता चला। एक आप याद होगा, ये भी कराती थी समझाती, एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, कि आप मार्कशीट्स लेके गए एंड आपके मार्क्स के सारे टोटल के बेस पे आपको पता, आपको लगा कि नहीं, यू आर नॉट इंटेलिजेंट ओनली ऑन योर एकेडमिक पार्ट, यू आर ऑल्सो वेरी मच फोकस टू योर करिकुलर, सम अदर करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो, you are indulged in your some other activities also, right? तो वो क्या हुआ, वो आपकी क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सारा एक साथ क्यूमुलेट करके एक रिकॉर्ड बनाना, कि वो आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो गया। ठीक है। एक ठीक है, समझ आए बच्चों आपको? तो ये आपका क्या हो गया, क्वालिटेटिव टेक्निक हो गया। मैं आपको क्या एग्जांपल बता रही थी, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, एक ना सभ्यता चेकलिस्ट। की, एक सभ्यता की एक एड आ रही है। ठीक है, ये आपकी दिवाली आ रही है, सभ्यता आपने सुना ना, कुर्तियां वगैरह बड़ी अच्छी आती है उसकी। नहीं मैम। सभ्यता, सभ्यता नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, देख लेना गूगल पे, सभ्यता एक ना ब्रांड है कुर्तीज वगैरह का, काफी अच्छा ब्रांड है। तो कैसे, कॉटन मैम? ये वैसे ऑल टाइप? हाँ, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ, ऑल टाइप्स एंड बहुत पुराना ब्रांड है। ठीक है। तो उन्होंने ना एक एड बनाई है दिवाली ओरिएंटेड, वन प्रेग्नेंट लेडी इज गोइंग फॉर द इंटरव्यू, राइट? उसने एक राउंड दे दिया, दूसरा राउंड दे दिया, एंड शी इज, एंड उनके एचआर ने बोला यू हैव टू वेट आउटसाइड, राइट? एंड योर मतलब अवर हेड विल टेक योर फाइनल इंटरव्यू। और जिस सीट पे उसको बैठाया ना, उसके बगल में उसके हेड को बैठा दिया, एंड शी इज नॉट अवेयर कि दैट ही इज द ओनर और शी इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी। उसने उससे जनरली क्वेश्चंस पूछे, ऐसे किया नॉर्मली, दे इंटरेक्टिंग जस्ट लाइक एक कलीग, नहीं होता कि आप वहां पे वर्क कर रहे हो। उसका प्रॉपर वर्क स्टेशन ऐसा बनाया गया कि वो लगे कि वो वहां पे एम्प्लॉई है। ठीक है। उसने उस सभ्यता का एक थैला रखा था, उस थैले में गिफ्ट डाला हुआ था और दिवाली का टाइम था, और बस उसको उसके बिहेवियर को चेक करना था। दैट इज क्वालिटेटिव टेक्निक शी इज गोइंग टू चेक, कि हाउ मच शी इज नीडी फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब एंड हाउ मच फोकस शी इज देयर। उसने उसको बोला कि आप प्रेग्नेंट हो तो आप अंदर मत बताना। उस लेडी ने बोला, ओनर ने, एंड दैट पर्सन जो इंटरव्यू देने आई थी उसको नहीं पता था कि ओनर है। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। बोले कोई नहीं, लास्ट में बता देना। बोले नहीं नहीं, वो तो मैं बताऊंगी। तो उसका जो क्वालिटेटिव चेक था ना, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट कंपनी, टुवर्ड्स द पर्सन, टुवर्ड्स द लॉयल्टी, वो चेक किया उसने, एंड शी गेव हर अपॉइंटमेंट लेटर।
ठीक है। तो वो क्या थी इसकी, ये एड बड़ी प्यारी एड है, कभी सर्च करना, तो मैं देखना मजा आएगा। मतलब मैं देख के बड़ी हैरान हूँ, वाह क्या कॉन्सेप्ट इस एड को बनाने का। हाँ, क्या हाँ, सोचो ऐसी एक शिवानी। रिलेटेड ऐप, एक रिलेटेड मतलब मैम ऐसी ऐड देखी थी मैंने, बट ये नहीं थी, इससे रिलेटेड ही थी, सेम सेम थोड़ा। हाँ लेकिन वो ना उस कंसेप्ट को समझे कि उसके बाद बात ही हाँ। मुझे भी लास्ट में लगा, फिर मैंने बाद में अच्छा है, फिर लगा कि अच्छा इसमें उसमें अपॉइंटमेंट लेटर था, और उसमें उसके दो दे आर एडवर्टाइजिंग सभ्यता का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, बट जो उसका हम्म। कॉन्सेप्ट हम इस क्वालिटेटिव टेक्निक के साथ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम्म। क्वालिटेटिव में क्या होता है, आपका एग्जामिनेशन जो होता है ना, मार्क्स बेस्ड नहीं होता, आपके एटीट्यूड को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, डन यहाँ तक। देन सेकेंड हमारी अप्रोच आती है ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें है हमारा एक प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। सबसे पहले आपका प्लेसमेंट आता है। प्लेसमेंट मतलब एंट्री लेवल। जब आप किसी कॉलेज में जाते हो तो इसके लिए सबसे बेस्ट वर्ड क्या आता है, एंट्री लेवल का एग्जाम। ठीक है, द की वर्ड विच इज यूज फॉर द प्लेसमेंट असेसमेंट इज एंट्री लेवल। ठीक है, it ascertain the knowledge and the skill the student possesses which are necessary at the beginning of the instruction in a given subject area। आप लोगों का वाइवा होता है, जैसे आप लोग पीएचडी में एंट्रेंस करने जाते हो, ठीक है, आपके पास हम्म। जेआरएफ है, बट स्टिल द बोर्ड मेंबर्स और द मेंबर्स इज टेकिंग योर वाइवा। व्हाई? दे हम्म जस्ट वांटेड टू चेक आर यू एलिजिबल फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। that is your placement evaluation. Means on the basis of the interview they will place you for the your company for you for that work. So this is the entry level. ठीक है, evaluation of entry behavior is done just before the teaching starts। जो पहले पहले होता है ना, जैसे जो आप ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट वो होता है ना, क्या प्लेसमेंट सेल। नहीं ये क्या वर्ड बोलते हैं, कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो क्या होता है कैंपस प्लेसमेंट, बच्चे ने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, बट कंपनीज आती हैं उनमें से बेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके जाती है अपनी कंपनीज के लिए। तो वो क्या होता है, एंट्री लेवल का होता है, कि वो आपकी सारी चीजों को चेक करते हैं अपनी कंपनी में हायर करने से पहले, कि बच्चे का एकेडमिक क्या है, बच्चे का बिहेवियर क्या है, बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, उसके बेस पे चीजें करते हैं। तो वो होता है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। एंड दिस हेल्प टीचर टू ऑर्गेनाइज टीचर टीचिंग ट्रेनिंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर। ठीक है, और ये क्यों हेल्प होता है कि अगर बच्चे, अगर हम आपसे पूछते हैं ना मास्टर्स आपने कर लिया कि नहीं कर लिया, तो इससे क्या पता चलता है हमें, हमें ये पता चलता है कि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल उन बच्चों से डेफिनेटली ज्यादा होगा जिन्होंने अभी तक मास्टर्स नहीं किया है। तो हम हमारी अप्रोच को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या हो गया, आपका इंटरनल इवैल्यूएशन हो गया। इंटरनल इवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा, कि जो हम अभी आपके टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट्स लेते हैं, पीवाईक्यूज करवाते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कराते हैं, दैट इज योर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, ये ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपके जो भी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पे हम काम कर सकते हैं। अगर आपका कोई वीक पॉइंट है तो उस पे हमारा काम किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना बच्चों ये पॉइंट आपको? हम्म, है ना, कोई यस मैम। कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, ना। देन हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो गया वो आपका एंट्री लेवल पे हो गया। ठीक है, जो फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक हो गया वो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस में हो गया। आप कहते हो डॉक्टर के पास जाते हो, कहते पेट में बहुत दर्द है, उसने दवाई दी ठीक नहीं हो, कहता एक्सरे करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो। तो क्या हुआ कि आप हमारे पास आए, ये आपके वीक पॉइंट्स हैं, ये तो हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से निकाल लिया, लेकिन व्हाई दिस इज योर वीक पॉइंट, विच इज द बेसिक थिंग दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। क्यों हमें पता चला, क्योंकि आपका बैकग्राउंड एनवायरमेंटल साइंस नहीं था, आप वाइल्ड लाइफ से थे, आप बायोलॉजी से थे। तो वो क्या हो गया, डायग्नोस्ट हो गया। उसके बेसिस पे हम आपकी चीजों को फुलफिल करेंगे आगे जा करके। ठीक है, तो एक बार मैं क्विकली रीड कर देती हूँ। तो जो आपका प्लेसमेंट है वो क्या है, एंट्री लेवल पे है। ठीक है, जो फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, और जो समेटिव है वो लास्ट प्रोसेस है आपका।
तो इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल इवैल्यूएशन. इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम बिफोर इट्स कंप्लीटेशन. क्योंकि हम असेसमेंट टेस्ट, अभी जो हम आपका असेसमेंट टेस्ट ले रहे हैं ना, ये आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है. और किसके मार्क्स कम आए, क्यों आए, ये हम पूछते हैं ना, ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है. ठीक है. It is conducted more than once depending upon the length of the activity, and this evaluation gives student. ये पढ़ लोगे बच्चों, बेसिक तो लाइन यस तो पढ़ मैम। लोगे, है ना. यस मैम. ठीक है. और डायग्नोस्टिक क्या हो गया? ठीक है. डायग्नोस्टिक क्या हुआ? आपका टेस्ट हुआ, आपको पता चला आपको इन्फेक्शन हो गया पेट में. आप क्या करोगे? उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काम करोगे. यू विल हैव अ गुड डाइट, यू विल नॉट हैव चिकना फूड. आप बाहर की चीजें नहीं खाओगे. तो सेम है आपका, ये वीक पॉइंट है. यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट एंड लॉट एंड लॉट. तो हो गया आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. देन हमारा समेटिव इवैल्यूएशन. समेटिव इवैल्यूएशन इज योर एक्सटर्नल इवैल्यूएशन. एक्सटर्नल इवैल्यूएशन का मतलब कि एक बार जो समेशन हो गया ना, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते. आपका एनटीए ने फाइनल रिजल्ट निकाल दिया, कुछ नहीं हो सकता वो उसके बाद. ठीक है. आपके जितने भी वीक पॉइंट्स थे, जितने भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, अब उस पर कुछ भी नहीं हो सकता. नाउ यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट टर्म फॉर देयर एग्जाम्स. ठीक है. तो ये क्या हो गया? ये हमारा, ये बिल्कुल एंड एग्जिट वाला स्टेज हो गया है. ये एज द नेम इंडिकेट, इट इज डन एट द एंड. समेटिव मतलब सम कर दिया उसने, जो भी आपने प्लेसमेंट और इन टाइम पे फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक में लर्न किया, उसका जो भी लर्न किया उसका इसने समेशन बना के आपको इवेलुएट किया. ठीक है. It determines the extent to which the objective of instruction have been achieved and is used for assessing and post grades. Summative evaluation generally includes oral reports, projects, test papers जो टीचर अभी बनाते हैं, and show how good and how satisfactory the student it is accomplishing the objective of instruction. आपका फाइनल एग्जाम है. ठीक है. फाइनल एग्जाम से मार्क्स अच्छे नहीं है. ठीक है. आपका अगर टोटल सम नहीं आता तो आप क्या आगे की क्लास में बढ़ पाओगे? आपको देगी काम? आपको कोई नहीं आगे बढ़ाएगा. नहीं बढ़ाएगा ना, तो वो आपका समेटिव हो जाएगा. इसीलिए कहते हैं फॉर्मेटिव पे बढ़िया काम कर लो तो समेटिव अपने आप हो जाएगा. तो ये इवैल्यूएशन हमने किसके टाइप से पढ़े? ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है. देन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस. वी हैव टू टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन व्हिच इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रेफरेंसेस. नेचर ऑफ रेफरेंसेस का मतलब कि जो हम उसका कंटेंट ले रहे हैं इवैल्यूएशन के लिए, उसका नेचर क्या है. तो पहला है आपका क्राइटेरियन रेफरेंसेस इवैल्यूएशन, और दूसरा है हमारा नॉर्म रेफरेंस. नॉर्म रेफरेंस. ठीक है. क्राइटेरिया में क्या होता है कि मैंने एक क्राइटेरिया बनाया कि 60 से 80% जिसके आएंगे, दैट विल बी द कम अंडर द फर्स्ट डिवीजन. Right? Those who will come under 50 to 60, that will come under the second division. Those who below the 50 or 40, that will come under the third division. And those जिसके 33% से कम है, that will become under the fail. मैंने एक क्राइटेरिया बनाया. मैंने एक क्राइटेरिया बनाया कि 3 फीट के बच्चे जो हैं वो अपने वाटर पार्क में फ्री एंट्री है. उससे 1 इंच भी ज्यादा है, फ्री एंट्री नहीं है. मैंने एक क्राइटेरिया बनाया कि 7:35 तक एट मैक्स बच्चे स्कूल में आएंगे तो मैं एंट्री दूंगी, नहीं तो मैं नहीं दूंगी. ये क्या था? मैंने एक क्राइटेरिया बनाया. ऐसे ही आपके क्राइटेरिया बनते हैं कि आपके जिसके पर कैसे परसेंटाइल क्रिएट किए जाते हैं. आपके एनटीए में जो परसेंटाइल बनता है वो कैसे बनता है? ओवर परसेंटाइल कैसे बना? ठीक है. उसने, लेकिन अभी तक आपके एनटीए ने कोई भी क्राइटेरिया नहीं बनाया. वो क्या करता है? वो बच्चों की परफॉर्मेंस के बेस पे आपका ये निकालता है क्या? कट ऑफ. अगर उस ईयर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया तो सेम सब्जेक्ट का कट ऑफ 220 जाएगा नेट का. लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर बच्चों ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, सारे बच्चों का एवरेज नहीं परफॉर्म किया, तो 140 कट ऑफ जाएगा आपका नेट का. और ऐसे भी हुए हैं चीजें. ठीक है. तो जो क्राइटेरिया बना दिया जाता है उसके अंडर अगर आप फॉल करते हो तो आप फेल और पास हो. ठीक है. ठीक है. कि 95% आ गए, आपका इतना चीज हो गया. वहीं एक सेकंड आता है हमारा नॉर्म बेस्ड. नॉर्म बेस्ड का मतलब होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, आपका जितना
बाकी सारे स्टूडेंट्स का स्कोर लिया और उसका एक एवरेज निकाला। उस एवरेज के बेस पे अगर आप उसके अंदर फॉल कर रहे हो तो यू आर इन फॉर द फॉर एग्जाम, एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अंडर दैट, दैट इज आउट। ठीक है। क्राइटेरिया का मतलब तो मैंने एक क्राइटेरिया पहले ही सेट करके रखा है, लेकिन नॉर्म बेस्ड में क्या होता है कि मैं एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ओवरऑल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बेस पे चेक करती हूँ, और जनरली जो नॉर्म बेस्ड होता है वो आपका एनटीए फॉलो करता है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो आपका नॉर्म बेस्ड फॉलो करता है। स्कूल में सारे क्राइटेरिया बेस्ड होते हैं ना, स्कूल्स में कॉलेजेस में क्राइटेरिया बेस्ड होते हैं, बट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें आपका नॉर्म बेस्ड इवैल्यूएशन होगा। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एक एक लाइन पढ़ूं बच्चों, पढ़ने की जरूरत है आपको लग रहा है? नहीं नहीं मैम। नहीं मैम, हम खुद कर लेंगे, वो तो क्या रीड करना है ना? ठीक है। है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि इवैल्यूएशन का पर्पस क्या क्या है। इसके बेसिस पे इवैल्यूएशन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: डायग्नोस्टिक, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है। डायग्नोस्टिक क्या होता है कि हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सके और उस पर हम काम कर सके। ठीक है। तो क्या कह रहा है, दिस टेस्ट हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ लर्निंग इन विच लर्नर ने नीडेड रेमेडियल पार्ट। मुझे पता है कि आपका डीआई अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है बच्चे डीआई में प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 महीने में डीआई रोज सॉल्व करेंगे। वो मेरा क्या हो गया, हमने उस एरिया ऑफ लर्निंग को, उस वीक पॉइंट को फाइंड आउट किया, डायग्नोस किया, एंड देन वी विल वर्क ऑन दैट। ठीक है। Course and they provide us profile of what the learner knows and does not know. A diagnostic test may consist of a battery of a number of sub-tests to cover the sub-areas. मतलब मैंने डायग्नोस्ट करा कि बच्चों को डीआई आता है, बट बिना प्रैक्टिस के डीआई टेक मोर एटलीस्ट हाफ एन आवर ले जाता है बच्चों का। अगर एक क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन अगर आपका हाफ एन आवर ले गया, तो बाकी क्वेश्चन के लिए आपको टाइम नहीं बचता। तो फॉर इम्प्रूविंग दैट पर्टिकुलर, दैट वी हैव ऑलरेडी डायग्नोस्ड, but for improving that we will give you the DI test every day before 2 months of your exam, so you will be get the proficiency in that, right? Then aptitude test, aptitude क्या होता है, what is aptitude? मैथ्स वगैरह Aptitude test टेस्ट करना। basically serve a predictive function. They help us in identifying potential talents and desirable characteristics which are essential for one to be competent to perform a specific task. These tests are generally used while selecting people for special course. ठीक है। शिवानी ने क्या किया, यूपीएससी में जाने से पहले अपनी कैलिबर को टेस्ट करा, किसके थ्रू, पंडित के थ्रू। तो देखो भाई मेरी कुंडली में है या नहीं है, दैट इज देयर एप्टीट्यूड टेस्ट। गॉट इट? कि अगर मुझे किसी को लेना है, मान लो अब जैसे कई के जैसे जो आपके ये है ना क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, उनमें क्या करते हैं, दे हैव टेकन द टेस्ट बिफोर गेटिंग एडमिशन टू द स्टूडेंट इन ए स्कूल, राइट? वो क्यों देखते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि अगर बच्चे का एक मेंटल एक अप टू द लेवल है तो उसको पढ़ाना हमारे स्कूल में अच्छा है, लेकिन बच्चा अगर बिल्कुल ही गधेड़ा है तो हम उस पर पूरा साल भी काम करेंगे और एक क्लास का पूरा रिजल्ट भी खराब होगा, क्योंकि आपके स्कूल क्लासेस के रिजल्ट खराब होते हैं तो वो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी खराब करता है। ठीक है। तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करते हो कि एडमिशन देने से पहले आप एक जनरल डिस्कशन करते हो, कि आपको पता चल जाता है कि बच्चे का एटीट्यूड एप्टीट्यूड कैसा है, बच्चे की चीजों की सोचने की क्षमता कैसी है, वो इस चीज को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है। देन अचीवमेंट टेस्ट, as the name indicates, such tests aim to measure the extent to which the objective of a course has been achieved. The usual end of the course exam may be taken as a typical example of an achievement test. Achievement test का मतलब कि आपको टेस्ट दिया गया, आपने उसमें से कितना अचीव किया। जैसे सपोज करो एप्टीट्यूड टेस्ट है, मैं एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों ले रही हूँ, ताकि मैं आपको इन कर सकूं। ठीक है। अब उस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैंने एक आपको एक क्वेश्चनरी बनाई, उस क्वेश्चनरी में आपने कितना अचीव किया उसके बेस पे मैंने आपको इन कर दिया, तो वो क्या हो गया, मेरा अचीवमेंट टेस्ट हो गया। कि आपने जितना मेरा, मुझे जैसे कई बार नहीं तो टीचर्स कहते हैं मुझे आपसे इतने कम अचीवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिकॉज ऑफ देयर एप्टीट्यूड टेस्ट दे एज्यूम कि आप इससे ज्यादा मार्क्स लेके आओगे।
बट यू डिडंट गेट दैट पर्टिकुलर मार्क, तो क्या हो गया, इतना कम अचीवमेंट, इतना कम कैसे हो गया, यू नो एवरीथिंग। तो वो क्या हो गया, आपका अचीवमेंट टेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बेस पे आपका अचीवमेंट में आपको मार्क्स मिल जाते हैं कि आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, उस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको कितने मार्क्स आए। ठीक है, then proficiency test. Proficiency test means this test aim to assess the general ability of a person at a given time. Their scope is governed by reasonable exceptions of what abilities learner of a given status, say matriculate or graduate should possess. Proficiency. Proficiency का मतलब क्या होता है? You have some ability. हर किसी की अपनी एक ability होती है, ठीक है? दक्षता। अब सपोज करो कि आप दो लोग हो, ठीक है, और दो लोग जा रहे हो, और दोनों दोनों साथ में जा रहे हो, लेकिन दोनों ने देखा कि आग लगी हुई है, आग लग रही है। शिवानी ने तुरंत 100 नंबर को कॉल किया, और शिवानी ने आसपास के लोगों को हेल्प के लिए बुलाया। ठीक है, तो शिवानी ने क्या किया, सेव किया। लेकिन वही निवेदिता ने क्या किया, कुछ नहीं किया। तो उससे क्या हो गया कि हाउ कैपेबल यू आर इन अ पर्टिकुलर थिंग। वही एक अलग चीज है कि जैसे सपोज करो कि एक स्टेज में बच्चा परफॉर्म करने गया, ठीक है, शिवानी और निवेदिता दोनों गए, लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता ना कि बच्चे नर्वस हो जाते हैं स्टेज में जाने के बाद। तो निवेदिता क्या गई, शी स्टार्टेड परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ओवर देयर। तो दैट बच्चा जो था वो मोटिवेट हो गया एंड ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग। उसको एक किक बैक मिल गया, मतलब स्टार्टिंग किक मिल गया। तो वो क्या थी, वो निवेदिता की प्रोफिशिएंसी थी कि उसने उस बच्चे की एबिलिटी को लर्न, मतलब पढ़ लिया था कि बच्चा इज नर्वस, तो वो स्टेज में जाके किया। तो ये क्या हुआ कि हाउ क्विक यू आर इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, वो आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है। आपके तो आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है, आई एम वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, आई एम वेरी गुड मैनेजेबल ऑफ टाइम। What is your proficiency that within a very limited time I can do very good in this? जैसे आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसे आपके वो मास्टर शेफ वगैरह के जो ये आते हैं, ये टीवी पे जो शोज आते हैं, पहले उनको बोलते हैं कोई नई डिश बनाओ, फिर धीरे धीरे जैसे टफ होता जाता है, वैसे वैसे क्या करते हैं, इतना टाइम दिया प्रोडक्ट्स कलेक्ट करो, इतना टाइम दिया आप ये चीजें बनाओ, पट्टी बांध दी आंख में, जो भी हाथ में आया आपको, अब तोरी आ गई हाथ में, भाई अब तोरी से कोई नई डिश बनाओ। दैट इज देयर प्रोफिशिएंसी। ठीक है, देन एक लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि एक आपका आता है, ये ग्रेडिंग सिस्टम में भी आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, ये ग्रेडिंग वाला पार्ट भी आ जाएगा आपका इसमें। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता है, मैंने आपको डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग बताई थी। ग्रेडिंग में क्या होता है, डायरेक्ट टीचिंग में क्या होता है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्ट टीचिंग है, सेम आपकी डायरेक्ट ग्रेडिंग भी हो गई है। इन डायरेक्ट ग्रेडिंग द परफॉर्मेंस exhibit by an individual is assessed in a qualitative terms, and the impression so obtained by the examiner is directly expressed in terms of the letter grades. मतलब the advantage of direct grading is that is minimize the inter-examiner variability, and moreover it is easier to use in comparison to indirect grading. Direct grading lacks transparency. Direct grading में क्या हो गया, इसको इतने मार्क्स मिल गए, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, कि आउट ऑफ 100 यू गॉट द 90, दैट इज द डायरेक्ट ग्रेडिंग। इनडायरेक्ट में क्या हो गया, इनडायरेक्ट में क्या हो गया, इन दिस मेथड द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनी इज फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंटली रिलेटिव ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग सेम है क्या, इनडायरेक्ट में क्या हुआ आपने, हा? क्या बोल रहे मैम हो, आवाज कैसी है आपकी? कुछ बोल रहे हो, अभी भी मैम कर रही है, आवाज अब से आवाज कट जा कह रहा रहा है। बहुत देर हो गई, अभी नहीं, आवाज अब कट जा सही रही है, है। एक हाँ सेकेंड, मैम। अभी अभी आ रही है, हाँ नहीं मैम, हाँ अभी भी कट जा रहा है। अभी आ रही है, हेलो, ओके। आ रही है यस आवाज, मैम। एक हाँ अब आ सेकेंड, रही है। अब आ रही है, अब आ रही है। हम्म। वो कह रहा है बहुत देर हो गई, अब रख दो, खत्म करो क्लास। टाइम। नहीं नहीं, कह रहा है बहुत हो गया बस, अब
ज्यादा मत पढ़ाओ बच्चों को, बच्चे थक गए, बच्चे भी थक गए, हम भी थक गए, है ना। यस सर। बस ये लास्ट टॉपिक, ये लास्ट करा रहे, ठीक है। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट जो डायरेक्टली बता दी जाती है, और इनडायरेक्ट में दो तरीके से होते हैं, एक एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है और एक रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या होता है कि आपको जो परसेंटेज में बताते हैं ना कि 75%, ऐसे पहले का अगर किसी को याद हो आपको, तो ये भी होता था ना कि कितने में डिस्टिंक्शन आया। ये टर्म सुना है कभी आप लोगों ने, सुना है ना, कि हाँ अगर हाँ आपके किसी सब्जेक्ट में 75 प्लस है तो इसका मतलब कि आपको उस सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आए हैं, ठीक है। तो वो जो हाँ। है ना, डिस्टिंक्शन है यस ना, सर। तो वो क्या है, वो एब्सोल्यूट है। मतलब कि अगर 75% आए हैं, उससे ज्यादा आए हैं, तो आपको डिस्टिंक्शन है। 60 से 70% है तो आप फर्स्ट डिवीजन हो, ठीक है। या फिर आपने आपने ये बना दिया कि 75% से अबव आए तो डिस्टिंक्शन, 60% मैम, और ये उससे कम पेंटिंग आए में तो फर्स्ट आता है। डिवीजन, 45 टू 60। हाँ, पेंटिंग में भी आता है। और पता है हाँ ये जैसे मैं जब 12th में थी ना, तब आया था, मुझे तो आए थे 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आए थे, हाँ, ठीक है, वो कि इसमें मैं तो 75 पेंटिंग सीखती इसमें थी। अबाउट है। अच्छा, मैम उसमें आए मेरे थे। पेंटिंग नहीं, में। वो सब्जेक्ट्स में भी थे, लेकिन अब ये चीज हट गई है, क्योंकि अब ना ग्रेडिंग सिस्टम ABCD में हो गया है, A1 A2 ऐसे होने लग गए हैं अब ये परसेंटेज वाला सिस्टम हट गया है। तो जो परसेंटेज जो पहले से डिसाइड है वो आपकी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, ठीक है। लेकिन जो रिलेटिव ग्रेडिंग है वो क्या है, वो जस्ट लाइक योर नॉर्म क्राइटेरिया, कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो ग्रेडिंग है, दूसरे के साथ ग्रेडिंग को चेक किया गया और तब कहा गया कि ही इज अ टॉपर ऑफ द क्लास, ठीक है। एक आपने मान लो 100 लोग क्लास में थे, ठीक है, 100 लोग क्लास में थे, नो मैटर किसके कितने परसेंटेज आए, वो एक अलग अलग बंदे हैं, ठीक है। कि परसेंटेज जो जो परसेंटेज डिसाइड किए कि एक के 10% है, एक मतलब जिस भी बच्चे के 33 से कम है वो फेल में आ गया। क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग थी, कि हमने उसके लिए परसेंटेज पहले से ही डिसाइड करके रखे हैं। लेकिन अब कुछ परसेंट, मान लो 100 लोग हैं, किसी के 75% आए होंगे, किसी के 60 आए होंगे, किसी के 50 आए होंगे। तो आपने क्या किया, 100 का एवरेज निकाला कि एवरेज कितना आया, ठीक है। अब एवरेज निकाला तो हमने बताया कि इस एवरेज की लाइन में 50% फॉल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 50% मतलब ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीजन के हैं, ठीक है। 30% जो है वो सेकंड डिवीजन के हैं, और 20% जो है वो थर्ड डिवीजन के हैं। तो ये क्या किया आपने, एक रिलेटिव ग्राफ बनाया। तो इस रिलेटिव ग्रेडिंग को आप समझ सकते हो नॉर्म क्राइटेरिया के साथ, कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या किया गया है, बाकी स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन की गई है, और फिर निकाला गया है कि क्या है। जैसे ये ग्राफ है, ये एवरेज पर्सन जो होते हैं, ये किया गया है, कितने लोग इसमें फॉल कर रहे हैं, कुछ पीपल इस कैटेगरी में जा रहे हैं, कुछ पीपल इस कैटेगरी में। यानी जो 50% बच्चे हैं वो फर्स्ट डिवीजन कैरी कर रहे हैं, 30% बच्चे जो है वो सेकंड डिवीजन है, और जो 20% बच्चे हैं वो थर्ड डिवीजन है। तो रिलेटिव देखा गया कि पढ़ तो दोनों अच्छे हैं, मान लो जैसे निवेदिता की 75 आए, आप शिवानी के 85 आए, दोनों आप पास तो हो गए, ठीक है, आपकी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग तो हो गई। लेकिन अब दोनों के साथ एवरेज निकाला गया कि टॉपर कौन रहा। टॉपर ऐसे ही तो निकाला जाता है ना, टॉपर सिर्फ मार्क्स से नहीं निकाला जाता, टॉपर ओवरऑल एवरेज निकाला जाता है, कि आपकी एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेशन था, आपका बिहेवियर में क्या था, आपके स्कूल की कॉपीज में नीट एंड क्लीन काम कितना था, आप कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, और फिर वो ग्रेड बनता था, और तब जाके आपकी रिलेटिव ग्रेडिंग आती है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ग्रेडिंग इज पॉपुलरली नोन एज ग्रेडिंग ऑन द कर्व, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ बच्चों की पार्टी। मैम वैसे तो समझ में आ गया ना, बट एक बार आप बस सिर्फ ऊपर ऊपर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस कर दीजिए। देखो, डायरेक्ट में क्या होता है, आप रीडिंग करो, इन डायरेक्ट ग्रेडिंग द परफॉर्मेंस एग्जिबिट बाय एन इंडिविजुअल इज असेस्ड इन क्वालिटेटिव टर्म्स एंड द इम्प्रेशन सो obtained by the examiner is directly expressed in terms of letter grades, ठीक है। उसने क्या किया, डायरेक्टली बताया कि आपके मार्क्स इतने हैं, आपके मार्क्स इतने नहीं हैं, क्वालिटेटिव टर्म में आया आपका। या फिर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी क्वालिटेटिव टेक्निक थी, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि पर्सन को देख करके उसकी एबिलिटीज को चेक कर रहे थे,
इंटरव्यू रखा, चेकलिस्ट रखी, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स रखा, उसके बेस पे मैंने आपको क्वालिटेटिव टर्म्स, यानी सिंपली एक लाइन में कह सकते हो डायरेक्ट ग्रेडिंग इज इक्वल टू योर क्वालिटेटिव टेक्निक्स और इनडायरेक्ट इज योर क्वांटिटेटिव, बिकॉज इसमें मार्क्स मिल रहे हैं और उस मार्क्स को हमने दो में डिवाइड किया गया है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जिसके लिए मैंने पहले ही एक क्राइटेरिया बना दिया है, विच इज इक्वल टू योर क्राइटेरियन रेफरेंस, क्योंकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी क्राइटेरिया बना दिया है कि इतने बच्चे जो है वो फर्स्ट डिवीजन में आएंगे, इतने परसेंटेज के बच्चे सेकंड डिवीजन में आएंगे। तो क्राइटेरियन रेफरेंस इज इक्वल टू योर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, ठीक है, और नॉर्म क्राइटेरिया इज इक्वल टू योर रिलेटिव ग्रेडिंग। हम कह सकते हैं इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर, राइट? एंड इफ वी डिवाइड द ग्रेडिंग सिस्टम in terms of qualitative and quantitative, तो जो डायरेक्ट ग्रेडिंग है is your qualitative technique और indirect is your quantitative technique. Got it? ओके मैम। सिंपल यस लाइन में कि मैम। डायरेक्ट इज इक्वल टू क्वालिटेटिव, इनडायरेक्ट इज इक्वल टू क्वांटिटेटिव। अगर हम नॉर्म और क्राइटेरिया के बेस पे डिसाइड करेंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे इनडायरेक्ट ग्रेडिंग को ओनली, तो जो एब्सोल्यूट हो गई वो मेरी कौन सी हो गई, क्राइटेरियन, और जो रिलेटिव हो गई वो मेरी नॉर्म रेफरेंस हो गई, ठीक है? और इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ निवेदिता और